अध्याय 1001 सड़कों पर अर्जुन लापरवाही से चल रहा था, ये सोचते हुए कि हुआनपो रुयान के साथ क्या हुआ था। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अर्जुन कमोबेश अनुमान लगा सकती थी कि उसके दिल में क्या चल रहा था। हुआनपो अभिजात वर्ग कबीले जैसे अतुलनीय रूप से बड़े परिवार के लिए ये कहा जाना चाहिए कि उनके लिए एकनिष्ठ बने रहना बहुत कठिन होगा। ये पहली बार था जब उन्होंने उत्तरी क्षेत्र में आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम के किसी व्यक्ति से मुलाकात की थी, और उन्होंने पूर्वी क्षेत्र और निर्वासन द्वीप प्रदर्शनी में आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम के विशेषज्ञों से भी मुलाकात की थी। इसका मतलब ये था कि हुआनपो अभिजात वर्ग कबीले का एक हिस्सा पहले से ही गहन आकाश संप्रदाय के साथ सेना में शामिल हो चुका था। मेंगदाई के हाथों में देखी गई जहर की गोलियों के बारे में सोचते हुए, जहर की गोलियां वास्तव में वही अजीब ठंडा जहर थी जो हुआनपो रुयान की छोटी बहन ने तौला था। स्वर्गीय दानव संप्रदाय के लोगों ने हुआनपो रुयू को जहर दिया था और आपातकालीन दल ने गहन आकाश संप्रदाय के साथ मिलीभगत की थी। जहाँ तक दूसरी दुनिया में बाई कबीले के लोगों का सवाल है, वे हमेशा गहन आकाश संप्रदाय के समर्थन में थे। इन हजारों संबंधों ने अर्जुन के दिमाग को थोड़ा भ्रमित कर दिया और वह एक पल के लिए इसे समझ नहीं सका। हुआनपो रुयान के अचानक पीछा करने के साथ अर्जुन ने सोचा कि दुनिया में एकमात्र लोग जिन्होंने हुआनपो अभिजात वर्ग के कबीले के प्रत्यक्ष वंश पर हमला करने की हिम्मत की, वे शायद उनके अपने लोग थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वह चुप रही। ऐसा लग रहा था कि इस बड़े कारोबारी परिवार का अंदरूनी हिस्सा सड़ने लगा है। ये परिवार बहुत बड़ा था, बहुत फूला हुआ था। अर्जुन यही आखिरी चीज देखना चाहता था। विभिन्न संप्रदायों के बीच की लड़ाइयों ने पहले ही उसके सिर में दर्द पैदा कर दिया था। यदि विश्व का नंबर 1 कबीला भी गृहयुद्ध शुरू कर दे तो ये सचमुच एक बड़ी अराजकता होगी, खासकर जब बाई वंश गुप्त रूप से इस दुनिया पर कब्जा जमाए बैठा था। ऐसे अराजक दौर में उनके बाई वंश के लिए मुश्किल हालात में मछली पकड़ना और भी आसान था। अर्जुन को अचानक नीला जल महाद्वीप की याद आने लगी। वहाँ योद्धाओं को मानव समूहों के बीच लड़ने की इजाजत नहीं थी। एक बार जब वे शहर में लड़ते तो सेना तुरंत उन्हें दबाने के लिए निकल पड़ती। वह मध्य मैदानों सहित 4 प्रमुख क्षेत्रों से होकर गुजरा था और उनमें से कई को पहले भी देख चुका था। अंततः वे ब्लू टाइड महाद्वीप के सबसे यादगार स्थान थे। वह उसका घर था। अनजाने में अर्जुन पाइन बुलेवार्ड की ओर चल पड़ा। यह एमेथिस्ट सिटी की एक बहुत प्रसिद्ध सड़क थी और इसे धनी लोगों के बीच एक धनी क्षेत्र माना जा सकता था। पाइन ट्री एवेन्यू पर एक बेमिसाल विशाल इमारत थी। वह एरिना थी। जब अर्जुन पहली बार एमेथिस्ट सिटी आया था तो सबसे पहले वह एरिना ही आया था। यहीं उसकी सूरान से पहली मुलाकात हुई थी। इस समय अखाड़ा लोगों से खचाखच भरा हुआ था और हजारों लोगों ने अखाड़े के प्रवेश द्वार को घेर लिया था। अर्जुन ने सोचा कि आज फिर से रोडियो होगा, लेकिन उसने ऊपर देखा तो 2 विशाल उड़ते हुए जहाज आसमान में धीरे धीरे गुजर रहे थे। उड़ते हुए जहाज बड़े बड़े बैनर खींच रहे थे जिन पर सूरान टूर लिखा था। ओह! अर्जुन ने अपने कान झुकाए और सुना। दर्शकों की गगनभेदी जयकारे अखाड़े से आ रहे थे, मानो हर कोई पागल हो गया हो। अर्जुन ने अपनी सुनने की क्षमता बढ़ा ली और जयकार के बीच वह किसी के गाने की आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सका। अखाड़े के बाहर लोग पहले से ही बेचैन थे। वे अखाड़े में घुसने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे और गालियां दे रहे थे। अखाड़े के प्रभारी व्यक्ति ने सैकड़ों मार्शल कलाकारों के साथ मिलकर मानव दीवार को खोल दिया, जिससे अति उत्साही नागरिक वहां नहीं आ सके। आज के टिकट बिक चुके हैं। जो लोग मिस सूरान को पसंद करते हैं, कृपया कल इसी समय वापस आएं। कल भी मौका है। कल प्रतियोगिता का पहला दिन है। उस रात मिस सूरान का गायन प्रदर्शन होगा। कृपया शांत हो जाए, शांत हो जाए। एक प्रभारी व्यक्ति ने युआन क्यूई को अपने गले में उंडेल लिया और जोर से चिल्लाया। हालांकि भीड़ बहुत उत्तेजित थी और किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वाकई कमाल है। अर्जुन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। सूरान की लोकप्रियता वाकई बहुत ज्यादा थी। अन्य महाद्वीपों में लोग मार्शल आर्ट विशेषज्ञों या धनी महान व्यक्तियों की पूजा करते थे। लौह और इस्पात महाद्वीप में, जो पहले से ही समृद्ध था और मार्शल आर्ट विशेषज्ञों के साथ असंगत था, उन्होंने सूरान जैसे दैदीप्यमान सितारे को पसंद किया। बत्तियां लाल थीं, शराब हरी थी और कागज टूटा हुआ था। संभवतः ये पतित संप्रदाय के अनुयायी थे जिन्होंने इस्पात महाद्वीप को इतना अधिक नुकसान पहुंचाया था कि आम लोगों को ऐसा लगने लगा था कि वे अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। वे आज नशे में थे और मनोरंजन को अपने जीवन में सबसे आगे रख रहे थे। धन की कोई कमी नहीं है, केवल खुशी है। लगता है ये जरूरी नहीं कि हर किसी के पास पैसा हो, यह अच्छी बात हो। अर्जुन अखाड़े से बाहर निकल गया। अखाड़े के पीछे वाली गली में एक प्रसिद्ध भुने हुए चिकन की दुकान थी। कमल के पत्ते का भुना चिकन खरीदने आए लोगों की पहले से ही लंबी कतार लग गई थी और वे गली से लेकर सड़कों तक कतार में खड़े थे। अर्जुन असहाय था और केवल कतार के पीछे खड़ा रह सकता था। वह केवल अखाड़े में अंतहीन गर्जना और जयकारे सुन सकता था। पहले दिन जब उन्होंने सूरान को अखाड़े में गाते देखा तब भी सभी लोग शांत थे, लेकिन आज वे अचानक पागल हो गए। ये सही है। अर्जुन ने सिर हिलाया। पहले दिन अखाड़े में मौजूद
मौजूद लोगों को यह नहीं पता था कि सूरान वहाँ है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि सूरान ने खुद किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। वे सभी लोग खेल प्रेमी थे और अपेक्षाकृत समझदार थे। आज वे सभी सूरान के प्रेमी थे। वे लंबे समय से सूरान के गायन से प्रभावित थे और अपनी विवेकशीलता खो चुके थे। रोस्टेड चिकन खरीदने के लिए कतार अभी भी बहुत लंबी थी। अर्जुन लाइन में खड़े खड़े उब गया था। वह मन ही मन हुआंगपो रुयान के बारे में चिंता कर रहा था कि कहीं अचानक उसके साथ कोई अनहोनी न हो जाए। रात काफी हो चुकी थी। अर्जुन ने शाम से लेकर देर रात तक लाइन में इंतजार किया और अंततः हेमेथिस्ट सिटी में प्रसिद्ध लॉर्ड्स लीफ रोस्टेड चिकन खरीदा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। अर्जुन अपने हाथ में भुना हुआ चिकन लेकर गली से बाहर चला गया। इस समय राज्य के बुजुर्ग ने अचानक जोर से धमाका किया और स्वर्ग को हिला देने वाली जयकार गूंज उठी। दूर से उसके सामने चौड़ी सड़क पर पुरुष और महिलाएं उत्साह से चिल्ला रहे थे, मिस सूरान बाहर आ रही हैं। मिस सूरान ने गाना खत्म कर दिया है, वह जा रही हैं। जल्दी करो, चाहे कुछ भी हो, मुझे आज मिस सूरान से मिलना है। ये लोग अभी तक नहीं गए। अर्जुन ने अविश्वास से उन लोगों को देखा। उन्होंने टिकट ही नहीं खरीदे थे और न ही अखाड़े में उतरे थे। दरअसल वे अब तक ठंडी हवा में सिर्फ सूरान को अपनी आंखों से देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। पागल, सचमुच पागल। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। वह सड़क पार करने ही वाला था कि उसने देखा कि यह जगह लोगों से खचाखच भरी हुई है। हर कोई बिना किसी रुकावट के अखाड़े के प्रवेश द्वार पर जमा था। सीधे ऊपर उड़ रहे हैं। अर्जुन ने चारों ओर देखा। अखाड़े के ऊपर हर जगह उड़ते हुए घोड़े चक्कर लगा रहे थे। यहाँ तक कि शहर की सेना भी सूरान की रक्षा के लिए जुट गई थी। यदि वह इस समय अचानक उड़ान भरता तो क्या उसे सूरान पर गुप्त हमले के रूप में गोली मार दी जाती। अर्जुन असहाय था और वह केवल ये देखने के लिए पीछे हट सकता था कि क्या वह चीड़ के पेड़ों वाले रास्ते को किनारे से पार कर सकता है। लेकिन जैसे ही वह अखाड़े के पीछे पहुंचा, उसने एक अंधेरी गली में पीछे का दरवाजा खुलता देखा। इसके तुरंत बाद एक व्यक्ति जो रोएदार कोट पहने हुए था, तेजी से प्रवेश द्वार की सीढ़ियों से नीचे उतरा। अभी अभी बर्फ गिरी थी और सीढ़ियां बहुत फिसलन भरी थीं। वह आदमी जल्दी में था, मानो किसी चीज से भाग रहा हो। वह जल्दी में निकल गया। इस लापरवाही भरे क्षण में वह व्यक्ति अचानक फिसल गया और अत्यंत बुरी मुद्रा में नीचे गिर पड़ा। अयो! अर्जुन तेज तर्रार था और एक के बाद एक आगे बढ़ा। उसने अपना बायां हाथ उस आदमी के गले में डाला और पूछा, क्या तुम ठीक हो? आदमी ने अपना सिर उठाया और उसके सिर पर लगी मोटी फर वाली टोपी स्वाभाविक रूप से गिर गई, जिससे उसका ताजा और सुंदर चेहरा सामने आ गया। आह हाँ, अर्जुन ने कहा। उस आदमी ने जल्दी से अर्जुन का मुंह ढक दिया और जल्दी से कहा, शश, चिल्लाओ मत, मुझे ले जाओ। उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं मुख्य द्वार से नहीं निकला। अध्याय 1002। अर्जुन ने लौह और इस्पात महाद्वीप के 3 खजानों में से एक सूरान को आश्चर्य से देखा। पलक झपकते ही सूरान ने अर्जुन का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा और तुरंत भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या यह आप हैं? अर्जुन ने आत्महीनता से हंसते हुए कहा, मेरे जैसे गुंडे के लिए ये सचमुच सौभाग्य की बात है कि आप जैसे बड़े व्यक्ति द्वारा मुझे दिल में याद किया जाए। इतना चापलूस मत बनो। सूरान ने भौहें चढ़ाकर कहा, तुम मेरी मदद करना चाहते हो या नहीं? अगर नहीं चाहते तो मुझे यहीं छोड़ दो। अर्जुन ने उसके पैरों की ओर देखा और पाया कि उसका दाहिना टखना सूजा हुआ था, इसलिए वह उसकी चोटों का इलाज करने के लिए नीचे बैठ गया। अप्रत्याशित रूप से सूरान ने अचानक अपना पैर सिकोड़ लिया और चेतावनी दी, तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन ने आह भरी और कहा, मैं तुम्हारी हड्डियां जोड़ दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं और क्या कर सकता हूँ? तुम्हें अभी भी हड्डियां जोड़ना आता है? सूरान ने उत्सुकता से पूछा। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। उसने बाएं हाथ से सूरान का टखना पकड़ा और दाएं हाथ से भुने हुए चिकन को बर्फ पर रख दिया। फिर उसने उसकी गर्दन पकड़ी और कहा, मैं 3 तक गिनूंगा। मैं यही तुम्हारे लिए हूँ। थोड़ा दर्द हो सकता है, तुम सह लो। एक कच। आह! सूरान दर्द से चिल्लाए और जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। तुमने अपना वादा क्यों नहीं निभाया? सूरान ने गुस्से से फुसफुसाया। अर्जुन ने भुना हुआ चिकन उठाया और कहा, कोशिश करो और देखो कि क्या तुम चल सकते हो। नहीं। सूरान ने 2 कदम चलने की कोशिश की। उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ गया था। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारी मदद करने जा रहा हूँ। यह मत सोचना कि मैं तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा कहते हुए उसने अपने बाएं हाथ में भुना हुआ चिकन पकड़ लिया और अपने दाहिने हाथ से सूरान की बाह को खींच लिया, जिससे उसे सड़क पर लंगड़ाते हुए चलने में मदद मिली। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। सूरान दर्द से बुरी तरह पसीना बहा रहा था। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? आपके पहरेदार कहाँ हैं? अर्जुन ने असहाय होकर कहा। सूरान ने दुखी होकर कहा, मैंने उनसे एक नर्तकी को बाहर ले जाने के लिए कहा। मैंने नर्तकी से कहा कि वह मेरी तरह व्यवहार करे। मैं पिछले दरवाजे से अंदर घुसी और बाहर उनसे मिली। अर्जुन ने कहा, मैं अच्छे इरादे से तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने मुझे अच्छी तरह देखा ही नहीं। ठीक है, तुम अपना समय लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। अर्जुन के बोलने के बाद वह भुना हुआ चिकन लेकर जाने वाला था।
था, तुम्हें जरा भी हमदर्दी क्यों नहीं है? सूरान इतना घबरा गया कि उसके चेहरे पर ठंडा पसीना आ गया। दूसरी तरफ अखाड़े का प्रवेश द्वार पहले ही सनसनी फैला चुका था। हो सकता है कि आम लोगों ने नकली सूरान को पहले ही पहचान लिया हो। जल्दी करो और मुझे ले चलो, वरना बहुत देर हो जाएगी। सूरान गुस्सा होने को आतुर थी। अर्जुन ने भौहें चढ़ाई, आगे बढ़ी, सूरान को उठाया, भुना हुआ चिकन उसके हाथ में थमा दिया और तेजी से विपरीत सड़क की ओर चल पड़ी। सूरान ने अर्जुन के कंधे को धक्का दिया और कहा, अरे मुझे नीचे उतारो, तुम कैसे अनुचित हो सकते हो, ईमानदार रहो। अर्जुन ने गुस्से से कहा, तुम्हारी सेवा करना इतना मुश्किल क्यों है? तुम ये भी नहीं कर सकती। अगर तुम लापरवाही से काम करोगी तो सावधान रहना कि मैं तुम्हारे नितंबों को न छू लूं। तुम्हारी हिम्मत। सूरान ने घूर कर कहा, देखो मेरी हिम्मत है या नहीं, बस कोशिश करो, मैं एक गैंगस्टर हूँ, मुझे किस बात का डर है? अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा। सूरान सचमुच बहुत डर गई थी। वह इतनी डरी हुई थी कि उसने फुसफुसाते हुए कहा, लापरवाही से काम मत करना, मेरे पास कई विशेषज्ञ हैं जो मेरी रक्षा कर रहे हैं। अगर तुमने लापरवाही से काम किया तो मैं उन्हें तुम्हें पीट पीट कर मार डालने दूंगी। उसके शब्द काफी उग्र थे, लेकिन उसका स्वर कमजोर होता जा रहा था। अर्जुन इतने बिगड़े हुए इंसान से बात करने में समय बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी था। उसने चुपचाप अपना सिर नीचे किया और आगे बढ़ गया। सूरान ने अपना सिर झुकाया और अर्जुन के चेहरे की ओर देखा। कल उसने सोचा था कि यह युवक सिर्फ एक बेशर्म गैंगस्टर है, लेकिन आज उसने कोई भी गलत काम नहीं किया और यहाँ तक कि उसकी मदद करने की पहल भी की। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने उसे गलत समझा हो? पचा पचा, उसके पीछे से एक हल्की चबाने की आवाज आए। तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन अचानक घूमा और सूरान को घूरने लगा। सूरान चौंक गई, मुंह में चिकन विंग ठूंसे अर्जुन को देखती रही। वह फुसफुसाई, कुछ नहीं, यह मेरा भुना हुआ चिकन है। अर्जुन ने गुस्से से कहा, मुझे पता है, लेकिन मुझे भूख लगी है। सूरान ने कहा। वह अपनी बड़ी आंखों के चमकने का इंतजार कर रही थी। अर्जुन इतना क्रोधित हुआ कि चलते चलते बोला, क्या तुम्हें पता है कि इस भुने हुए चिकन को खरीदने के लिए मुझे कितनी देर लाइन में खड़ा रहना पड़ा? तुमने अपने मालिक से पूछकर इसे खुद क्यों नहीं खाया? सूरान ने भौहें चढ़ाई और कहा, अरे जिद्दी आदमी, तुम इतने सतर्क क्यों हो? चिकन विंग्स खाना अपनी बाहें खाना नहीं है, तुम इसके लायक हो। पुची। जैसे ही सूरान ने बात की, वह अपने शब्दों से खुश हो गई। अर्जुन को समझ नहीं आया कि क्या कहे, लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया। आज का दिन तो उसने गंवा दिया। पूरी रात टीम की फिल्में बेकार में शूट करने के बाद अब जब मैं वापस आऊंगा तो मिस रुयान को क्या समझाऊंगा? हुआंगपो रुयान के अभी भी भूखे रहने और घर पर अपने भुने हुए चिकन का इंतजार करने के विचार ने अर्जुन को क्रोधित कर दिया। क्या तुम नाराज हो? सूरान ने अपना सिर झुकाया और अर्जुन से फुसफुसाते हुए कहा, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गरीब हो। ऐसा क्यों न हो, मैं कल तुम्हारे लिए 100 भुने हुए मुर्गे खरीदूंगी। अर्जुन गुस्से में था और कुछ नहीं कहा। तब सूरान ने कहा, नहीं तो मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दूंगी और 10,000 भुने हुए मुर्गे खरीदूंगी। अर्जुन चुप रहे। तब सूरान चिंतित हो गई। आप मुझे कैसे माफ कर सकते हैं? अर्जुन ने कहा, क्या तुम्हें मार्शल आर्ट नहीं आती? अचानक तुम्हारे टखने में मोच क्यों आ गई? ये सुनकर सूरान उत्साहित हो गई। क्या तुमने अखाड़े में मेरी लड़ाई देखी? क्या यह अद्भुत नहीं है? अर्जुन ने कहा, अद्भुत, यही तो है। सूरान ने खुश होकर कहा, मैं बचपन से ही लड़ाकू कठपुतलियों का अभ्यास करती आ रही हूँ। मैं कठपुतलियों के सभी प्रकार के स्वरूपों में अतुलनीय रूप से कुशल हूँ। हालांकि मैंने कभी मार्शल आर्ट नहीं सीखी है, मैं केवल कठपुतलियों को नियंत्रित करना जानता हूँ। कोई आश्चर्य नहीं। अर्जुन ने चुपचाप सिर हिलाया। इसके बाद वे दोनों पुनः अवाक रह गए। बर्फ और बर्फ में अर्जुन गहरी सांसें लेते हुए चल रहा था। इस गली में कोई पैदल यात्री नहीं था और आसपास के सभी लोग उसके बहुत पीछे मैदान में भीड़ लगाए हुए थे। आसमान में छाए बर्फीले तूफान को देखकर अर्जुन के दिल में एक ऐसी याद उभर आई जो उससे संबंधित नहीं होनी चाहिए थी। ये तब की बात है जब असली अर्जुन बच्ची थी। उस समय जियांग वंश का पतन हो चुका था। उनके घर खंडहर हो चुके थे और आंगन में सिर्फ एक बूढ़ा रसोया था। 10वीं सर्दियों के 12वें महीने में भारी बर्फ गिरी और छत पर हर जगह हवा का रिसाव हुआ, जिसके कारण युवा अर्जुन सो नहीं सका। माँ ने अर्जुन को अपनी बाहों में भर लिया। खिड़की के बाहर बर्फ को देखते हुए उसने अर्जुन के लिए एक गाना गुनगुनाया और उसे सुलाने के लिए मनाया। वे दिन बहुत कठिन थे। कुल के लोग दल बदल कर गए। वान कुल का दमन हो गया और जियान कुल के दादा पोते को कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। हालांकि इतनी ठंडी रात में उसकी माँ की कोमल गाथा अर्जुन की छोटी सी दुनिया में सब कुछ बन गई थी। उस याद ने अर्जुन को बेहद गर्मजोशी से भर दिया। उसने अपनी माँ को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन असली अर्जुन की माँ ने उसके दिल में एक वैकल्पिक भूमिका निभाई थी। अनियंत्रित रूप से अर्जुन का दिल पिघल गया और उसकी आंखें लाल हो गईं जब वह धीरे से गाना गुनगुना रहा था। यहाँ तक कि कुछ शब्द तो वह भूल भी गए थे, लेकिन सामान्य धुन उन्हें धुंधली सी याद थी। सूरान अर्जुन की पीठ पर लेटा था और अर्जुन की पतली कमी
तमीज के माध्यम से उसके शक्तिशाली दिल की धड़कन सुन सकता था। अर्जुन के गीत के बाद सूरान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और धीरे धीरे सो गई। ये बहुत अच्छा होता अगर मुझमें इतनी नफरत और जिम्मेदारी न होती। ये बहुत अच्छा होता अगर मैं अपने माता पिता के साथ रह पाती और अर्जुन और उसके दो बड़ों के प्रति अपनी वफादारी और पुत्र भक्ति का कर्तव्य निभा पाती। दर्द और पीड़ा का अनुभव करने के बाद ही वह ऐसा वाक्य कह सका जिसने दूसरों के दिलों को छू लिया। सूरान सो रही थी, तभी उसने अर्जुन को खुद से कुछ बुदबुदाते सुना। उसे समझ नहीं आया कि उसने क्या सपना देखा था और उसकी आंखों के कोनों से चमकते आंसू बह निकले। तुम यहाँ हो। अज्ञात समय के बाद अर्जुन ने सूरान को जगाया और अपने सामने खड़े गार्डों की पंक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, आपके आदमी आपको लेने के लिए यहाँ आए हैं। सूरान ने अपनी आंखें रगड़ी और तुरंत खुशी से गार्ड की ओर दौड़ी। वे पहरेदार उड़ते हुए आगे बढ़े, तुरंत सूरान की रक्षा की और अर्जुन को सतर्कता से देखा। सूरान दंग रह गया। अचानक उसे पता चला कि उसके हाथ में अभी भी भुना हुआ चिकन था। वह जल्दी से मुड़ा और बोला, आह तुम्हारा, लेकिन उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया। अर्जुन पहले ही बहुत दूर निकल चुका था। अंतहीन बर्फ में धुंधली रोशनी की लड़ियां अर्जुन की पीठ को बहुत लंबा खींच रही थीं। सूरान ने अर्जुन की पीठ को घूरा और ऐसा लगा जैसे अर्जुन ने जो गाना पहले गुनगुनाया था वह उसके कानों में गूंज उठा हो। मिस सूरान, वह कौन है? एक गार्ड ने पास आकर आदर पूर्वक पूछा। सूरान ने भुना हुआ चिकन पकड़ा और कहा, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि यह सिर्फ एक प्रशंसक हो जो मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा हो। दूर से अर्जुन ने ये शब्द सुने, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अध्याय 1003। जब अर्जुन अपने दिल में अपराध बोध के साथ खाली हाथ सराय में लौटा तो उसने पाया कि मिस रुयान पहले ही जा चुकी थी। मेज पर केवल एक पत्र बचा था। अर्जुन ने बत्ती नहीं जलाई। वह अपनी कुर्सी हटाकर खिड़की के सामने चुपचाप बैठ गया। तभी चांदनी चिट्ठी पर लिखे शब्दों को पढ़ने लगी। मुझे खेद है युवा मास्टर जियांग, मैं आपको नमस्ते कहे बिना अचानक चला गया। मैं जानता हूँ कि तुम सचमुच मेरी मदद करना चाहते हो, ठीक वैसे ही जैसे जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने मेरी और मेरी बहन की मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। हालांकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो व्यक्तिगत सम्मान और अपमान से जुड़ी होती हैं। आपको उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुलझाना होगा। मेरा मानना है कि आपको इस भावना को अच्छी तरह समझना चाहिए। जैसे पहली बार हम अलग हुए थे, मैं अब भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मुझे अफसोस है कि मैं आपके द्वारा खरीदा गया लोटस लीफ रोस्टेड चिकन नहीं खा पाया। मैं ठीक हूँ, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। बाद में मिलते हैं मिस रुयान। अर्जुन ने लिफाफा बंद कर दिया और मिस रुयान की शरीर की सुगंध अभी भी लिफाफे पर बची हुई थी। खिड़की के सामने बैठकर वह काफी देर तक चुप रहा और उसके दिल में एक अवर्णनीय खटास महसूस हुई। एक बार जब वह सबसे हताश स्थिति में थी, जब उसका परिवार सड़क के अंत में था, वह स्वयं खड़ी हुई और जियांग परिवार को वापस खींच लिया जो निराशा के कगार पर था। आजकल वह भी अपने परिवार की समस्याओं से जूझ रही थी, लेकिन उसके पास उनकी मदद करने का कोई रास्ता नहीं था। अब तक वह अभी भी मेरे बारे में सोच रही है। अर्जुन ने आह भरी। वह जानता था कि वह नहीं चाहती थी कि वह इसमें शामिल हो, न ही वह चाहती थी कि उसे फंसाया जाए। हुआनपू कुलीन कबीला एक विशाल शक्ति थी जो एक हाथ से आकाश को ढक सकती थी। वह नहीं चाहती थी कि वह इस कीचड़ भरे पानी में फंस जाए और खुद को बाहर न निकाल पाए। अर्जुन ने पूरी रात कुछ नहीं किया। वह बस खिड़की के सामने खड़ा मिस रुयान के साथ अपने रिश्ते की हर छोटी बड़ी बात याद करता रहा। यह मुलाकात बहुत अप्रत्याशित थी। न तो अर्जुन और न ही मिस रुयान को इसकी उम्मीद थी। हालांकि उनका अलग होना भी बहुत जल्दबाजी में हुआ था। अर्जुन को एहसास हुआ कि इस बार हुआनपो अभिजात वर्ग कबीले की समस्या थोड़ी बड़ी हो सकती है, अन्यथा मिस रुयान का प्रदर्शन इतना असामान्य नहीं होता। उसने एक संदेश निकाला और उससे कहा, फैंग जुबान, हुआनपो अभिजात वर्ग के कबीले की वर्तमान स्थिति की जांच करने में मेरी मदद करो। याद रखो, अपनी शक्ति के अनुसार करो। तुम्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि तुम इससे दूर रह सको। इसके साथ ही उन्होंने संदेश भेज दिया। सुदूर उत्तर में, मुझे नहीं पता कि संदेशवाहक दक्षिणी क्षेत्र तक कब पहुंच पाएगा। मुझे डर है कि इसमें कम से कम 2 महीने लगेंगे। अगली सुबह पूरा एमेथिस्ट शहर जीवंत हो गया। आज प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह था। शहर के सभी प्रभावशाली लोग अखाड़े में गए थे। वह अखाड़ा जो 1 लाख दर्शकों को समायोजित कर सकता था, इस दिन अचानक अपर्याप्त हो गया। पूरा पाइन ट्री एवेन्यू सड़कों से लेकर गलियों के आखिरी छोर तक लोगों से भरा हुआ था। हर किसी के हाथ में पैसे और टिकट ऊंचे थे। वहाँ बहुत ज्यादा लोग थे। कई लोग जिन्होंने टिकट खरीदे थे उन्हें सड़क के आखिर में ही रोक दिया गया क्योंकि वे अंदर नहीं घुस पा रहे थे। वे सब पसीने से तरबतर थे और लगातार गालियां बक रहे थे। अर्जुन गली के अंत में खड़ा था। ये देखकर उसे एहसास हुआ कि शायद वह अंदर नहीं जा पाएगा। हालांकि उसे जल्द से जल्द ओल्ड मैन तियान जी को ढूंढना था। पलक झपकते ही कुछ खूबसूरत गाड़ियां पाइन बुलेवार्ड के बगल वाली एक छोटी सी गली से गुजर गईं। उन लोगों को भी उद्घाटन समारोह में शामिल होना चाहिए, है ना?
अर्जुन ने गली में बड़ी संख्या में भव्य गाड़ियों के पीछे जाने से पहले एक पल के लिए सोचा। तभी उसे एहसास हुआ कि यह गली एक वीआईपी मार्ग है जिस पर शहर के सैन्य गार्डों का कड़ा पहरा रहता है। यहाँ से सीधे अखाड़े में सिर्फ ऊंचे दर्जे वाले लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। विशिष्ट अतिथि गाड़ी से उतरकर अपने निमंत्रण पत्र दिखाए। फिर वे एक झुकी हुई सीढ़ी से नीचे उतरकर भूमिगत गलियारे में प्रवेश कर गए। फिर भी चूंकि इस गली में बहुत सारे अमीर लोग थे इसलिए उन्हें कतार में लगना पड़ा। जब कतार अर्जुन तक पहुंची तो वह थोड़ी दुविधा में पड़ गया। दोनों गार्डों ने अर्जुन को रोका और विनम्रता से कहा, कृपया मुझे अपना निमंत्रण पत्र दिखाओ। अर्जुन एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर अचानक सोचा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या यह अखाड़ा प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर प्रायोजित है या यह एक निजी प्रतियोगिता है। अर्जुन का सवाल सुनकर दोनों पहरेदारों को समझ आ गया कि वह कोई सम्मानित अतिथि नहीं है। उनमें से एक ने अशिष्टता से कहा, कोई निमंत्रण पत्र नहीं है, कृपया यहाँ से चले जाएं। दूसरे गार्ड का स्वभाव अच्छा था और उसने अर्जुन से कहा, अखाड़ा प्रतियोगिता कई बड़े कुलों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाती है। हमें केवल नगर स्वामी से व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने का आदेश मिला है। ओह, अर्जुन को होश आया। उसने एक छोटा सा कार्ड निकाला और दोनों पहरेदारों को थमा दिया। उनमें से एक ने कार्ड उठाया और देखा कि वह काला था। उस पर 18 पंचीग्राम थे। वह हैरान हुआ, क्या मतलब है तुम्हारा? अर्जुन ने कहा, इसे आयोजक के मैनेजर को दिखाओ, वह समझ जाएगा। गार्ड संदेह के साथ कार्ड हाथ में लेकर चला गया। जल्दी करो, अगर तुम अंदर नहीं जा सकते तो चले जाओ। रास्ता कौन रोक रहा है? मेरा समय बर्बाद मत करो, मैं अभी भी अंदर जाकर उद्घाटन समारोह में भाग लेना चाहता हूँ। पीछे खड़े लोगों ने पहले ही सड़कों पर गालियां देनी शुरू कर दी थीं। अर्जुन ने उनकी उपेक्षा की और चुपचाप इंतजार किया। कुछ ही देर बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी तेजी से दौड़ता हुआ आया। जब वह अर्जुन की तरफ दौड़ा तो वह अभी भी हाँफ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह काफी दूर तक भाग गया था। माफ कीजिए। अधेड़ उम्र के आदमी ने अर्जुन का मार्शल गॉड कार्ड पकड़ा और अपना पसीना पोंछते हुए कहा, क्या ये कार्ड आपका है? अर्जुन ने सिर हिलाया। ये तुम्हारा है या तुम्हारे दोस्त का? उस आदमी ने पूछा। मुझे इसकी पुष्टि करनी होगी। अर्जुन ने एक क्षण सोचा और कहा, यह मुझे एक मित्र ने दिया था। अधेड़ उम्र के आदमी ने राहत की सांस ली और मुस्कुराया, मैं समझ गया। मुझे लगा कि मास्टर लेई गुई खुद आए हैं। यह आपकी उम्र का नहीं लग रहा है। चूंकि आपकी पहचान विशेष है, कृपया मेरे पीछे आइए, मैं आपको स्वयं लेकर आऊंगा। ऐसा कहने के बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सम्मान पूर्वक उसके आगे रास्ता दिखाया, जबकि अर्जुन अपने दिल में आश्चर्य के साथ उसके पीछे चल रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ग्रैंड मास्टर लेई गुई का नाम इतना फैल जाएगा। पूर्वी क्षेत्र से लेकर उत्तरी क्षेत्र तक यह मार्शल गॉड कार्ड वाकई कमाल का लग रहा है। वह डेथ आई झूठ नहीं बोल रही है। उन्हें प्रभारी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से क्यों लाया जाना चाहिए? ठीक है, वह कौन है? मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जाकर पूछ लो। जब उन प्रतिष्ठित अतिथियों ने अर्जुन के साथ विशेष व्यवहार देखा तो वे खुद को और अधिक नहीं रोक सके और उन्हें लगा कि उनकी पहचान के साथ भेदभाव किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप किसी ने उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया। पहरेदारों ने घटनास्थल पर व्यवस्था को सख्ती से नियंत्रित करना जारी रखा। अर्जुन प्रभारी व्यक्ति के पीछे पीछे अखाड़े में चला गया। उस समय अखाड़े में केवल 1/3 दर्शक ही प्रवेश कर पाए थे। प्रभारी व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक कार्ड अर्जुन को लौटा दिया और कहा, चूंकि अखाड़े के सभी वीआईपी कमरे 2 साल पहले ही आरक्षित हो चुके थे, इसलिए मैं वास्तव में आपके लिए जगह नहीं बना सकता। कृपया अपने साथ हुए अन्याय को महसूस करें और दर्शक दीर्घा में बैठकर उद्घाटन समारोह देखें। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आप व्यवस्था से संतुष्ट हैं? अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो कृपया मुझे 2 घंटे का समय दें, मैं आपके लिए एक निजी कमरा जरूर खाली करवा दूंगा। अर्जुन को सचमुच उम्मीद नहीं थी कि इस मार्शल गॉड कार्ड से उसे इतना सम्मान मिलेगा। उसने कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। ठीक है, प्रभारी व्यक्ति ने आह भरी और कहा, आपकी सेवा कर पाना मेरे लिए सम्मान की बात है। 10 मिनट में मैं किसी को आपके लिए एमेथिस्ट सिटी स्थित सराय की सबसे उच्च स्तरीय चाबी और प्रतिबंधित क्षेत्र के 80% पास लाने के लिए भेजूंगा। यदि आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हम आज रात आपके लिए सिटी लॉर्ड के साथ रात्रिभोज की व्यवस्था कर सकते हैं। ये रहा 1 मिलियन गोल्ड स्टोरेज कार्ड, कृपया इसे संभाल कर रखें। इस समय आपके मार्शल गॉड का इस हफ्ते का ओवरड्राफ्ट। अगर आपको इसकी जरूरत हो तो कृपया मुझे किसी भी समय कॉल करें। ऐसा कहने के बाद प्रभारी व्यक्ति ने अर्जुन को प्रणाम किया और चला गया। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। उसने सिक्का रखने वाला कार्ड हाथ में पकड़ रखा था और कुछ देर तक कुछ कह नहीं पाया। ये कार्ड वास्तव में इतना शक्तिशाली है। अध्याय 1004 दर्शक एक के बाद एक अंदर आए। कुछ ही मिनटों में अर्जुन के बाएं और दाएं हिस्से लोगों से भर गए। कुछ ही मिनटों बाद वर्दी पहने, हाथों में ट्रे पकड़े नौकरानियों की एक पूरी पंक्ति साफ सुथरे कदमों से चलती हुई अर्जुन की ओर बढ़ी। पहली नौकरानी के हाथ में जो ट्रे थी उसमें बर्फीली फलयुक्त शराब और कुछ स्वादिष्ट
स्वादिष्ट मिठाइयाँ थीं जो बहुत महंगी लग रही थीं। दूसरी नौकरानी के हाथ में ट्रे पर पसीना पोंछने के लिए एक तौलिया और कटे हुए फलों की 2 प्लेटें थीं। तीसरी दासी ने उसे उसके हाथ में रख दिया। नौकरानियों की पूरी कतार भीड़ भरे गलियारे में खड़ी थी, अर्जुन के सामने आदरपूर्वक खड़ी थी। साथ ही उन्होंने अर्जुन को हल्के से झुककर प्रणाम किया, मानो उन्होंने आदरपूर्वक प्रणाम किया हो। क्या ये सब मेरे लिए हैं? अर्जुन ने अपनी नाक की ओर इशारा करते हुए उत्सुकता से पूछा। पहली नौकरानी ने सम्मान भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अगर आपके पास पर्याप्त सामान नहीं है तो हमें अपना ऑर्डर दे दीजिए। जब तक आप हमारी क्षमता से अधिक सामान नहीं लाएंगे, हम आपकी जरूरतों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अर्जुन के आसपास खड़े दर्शक अवाक रह गए। हे भगवान, क्या प्लेट पर वह नीला क्रिस्टल फल है? ये वास्तव में नीला क्रिस्टल फल है। मैंने सुना है कि यह चीज केवल उत्तर की अत्यधिक ठंड में कुछ बागानों में ही उगती है और इसका वार्षिक बड़े पैमाने पर उत्पादन 10,000 से अधिक नहीं होता है। एक और दर्शक ने अपने होंठ चाटे और हवा में फैली शराब की खुशबू को सूंघा। 150 साल पुराना स्वर्गीय महल का नशा। मुझे याद है कि पिछली बार जब एमेथिस्ट सिटी ने अपनी 500वीं वर्षगांठ मनाई थी तो सिर्फ 20 जार खोले गए थे। सिर्फ प्रतिष्ठित लोग ही इसका स्वाद ले सकते थे। यहाँ के लोग वाकई जानकार थे। उन्होंने तुरंत ट्रे पर रखी चीजों के नाम बता दिए। अर्जुन ने इन चीजों के बारे में कभी सुना भी नहीं था। वह केवल मार्शल आर्ट के बारे में ही बहुत कुछ जानता था, लेकिन इस नश्वर संसार की बारीकियों के बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी। अर्जुन ने अपने बगल में बैठे दर्शकों की ओर देखा और उन व्यंजनों को इतना चाहा कि वह मुस्कुराया और बोला, इन्हें सबके लिए बांट दो, मैं इन्हें अकेले नहीं खा सकता। हाँ, नौकरानियों ने तुरंत अपने हाथों में मौजूद सामान पास खड़े दर्शकों में बांट दिया। दर्शक कान से कान तक हंस पड़े। सबने सिर हिलाया और अर्जुन की ओर झुके और चाहा कि काश वे आगे बढ़कर उसके कंधों पर चुटकी काट पाते। ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। मेरे आदेश के बिना वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन ने हाथ हिलाया। तभी नौकरानियों ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और उड़ गईं। छोटे भाई, नहीं छोटे नायक, तुम्हारी पृष्ठभूमि क्या है? एक दर्शक पास आया और हंसते हुए बोला, क्या तुम शाही परिवार के रिश्तेदार हो या हमारे इस्पात महाद्वीप के किसी महान व्यक्ति के युवा स्वामी हो? अर्जुन उनसे ज्यादा बात नहीं करना चाहता था और बोला, देखो ये शुरू होने वाला है। ये देखकर कि अर्जुन ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, अधिक लोगों को लगा कि उसकी स्थिति असाधारण थी, इसलिए उन्होंने उसे बार बार बधाई देने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन अपनी सीट पर बैठा अपनी आस्तीन में रखे स्टोरेज कार्ड से खेलता रहा। उसने मन ही मन सोचा, ये चीज तो बहुत भारी लग रही है और इससे उसे कई अनपेक्षित लाभ हो सकते हैं। अगर वह इसका सही इस्तेमाल कर सके तो उसके लिए कई काम करना आसान हो जाएगा। जल्द ही प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। घटनास्थल से 10 टिप्पणीकार अखाड़े में आए। उनके हाथों में एक छोटा लाउडस्पीकर था और उस पर एक जोरदार, बड़ा, गहरा दाव चित्र बना हुआ था। हर बार जब वह बोलते थे तो हॉर्न पर बनी संरचना हल्की सी चमकती थी और ध्वनि पूरे श्रोताओं तक फैल जाती थी, जिससे हर कोई उन्हें सुन सकता था। आज एमेथिस्ट सिटी एथलेटिक टूर्नामेंट के लिए एक अच्छा दिन है। मेहमानों और दोस्तों, आपका धन्यवाद। 10 टिप्पणीकार अलग अलग कोनों में खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे, एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे, दर्शकों को हंसा रहे थे और कुछ तुच्छ विनम्र शब्द भी कह रहे थे। जब वे बातचीत समाप्त कर लेते तो कठपुतली दस्ता मंच पर आ जाता। साफ सुथरे कपड़े पहने टीम के सदस्य साफ सुथरे कदमों से मैदान में उतरे, जबकि दर्शकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रतियोगिता में कुल 100 टीमों ने भाग लिया, जिनमें से 50 टीमें आयरन एंड स्टील रोड के 50 प्रांतों का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। वहां कोई अन्य 10 टीमें नहीं थीं और वे महान हस्तियों की निजी सेनाओं से बनी थीं, जो लौह और इस्पात महाद्वीप के कुलीनों का प्रतिनिधित्व करती थीं। प्रत्येक टीम का अपना टीम नाम और अपनी लड़ाकू कठपुतलियां थीं। कृपया, डोंगलिंग प्रांत गिल्ड लड़ाकू दल के सदस्यों का एक समूह अखाड़े में दाखिल हुआ। उसके पीछे उतनी ही संख्या में लड़ाकू कठपुतलियां भी थीं। उन लड़ाकू कठपुतलियों ने एक साथ कदम रखा और उनके शरीर पर डोंगलिंग प्रांत के प्रांतीय प्रतीक चिन्ह चित्रित थे। दस्ते तब तक आते रहे जब तक कि एक दस्ते की उपस्थिति ने अर्जुन का ध्यान आकर्षित नहीं किया। कृपया बाहर आओ, सूरान के दस्ते। इस क्षण वहां उपस्थित सभी लोगों की जय जयकार अपने चरम पर पहुंच गई। 10 लंबे और सुंदर युवक गर्व से सिर उठाकर अखाड़े में दाखिल हुए। उनके पीछे 10-10 मीटर ऊंची लड़ाकू कठपुतलियां थीं। ये कठपुतलियां अपनी पीठ पर 10-10 मीटर ऊंची कृपाणें लटकाए हुए थीं और उनके शरीर पर फीनिक्स की पूंछों के सुंदर चित्र बने हुए थे। मिस सूरान के पास भी एक दस्ता है? अर्जुन ने उत्सुकता से एक दर्शक से पूछा। बिल्कुल, मिस सूरान कठपुतली टूर्नामेंट की पहली श्रेणी की प्रशंसक हैं। क्या आपको नहीं पता? उनके शौक में गायन को दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है। ये कठपुतली टूर्नामेंट है। एक अन्य दर्शक ने लालच से नीले क्रिस्टल फल को खाते हुए बीच में ही टोकते हुए कहा, ये सही है। केवल मिस सूरान जैसी हैसियत वाले लोग ही अपनी कठपुतली टीम बनाने के योग्य हैं। अर्जुन को लगा कि यह काफी दिलचस्प है। उसने अपनी ठुड्डी रगड़ी और सूरान
युआन की टीम को लगातार देखता रहा। दस्ते के सभी सदस्य 25 या 16 वर्ष के थे और वे अपनी युवावस्था के चरम पर थे। इन लोगों की आकृतियां बेहद सुडौल थीं। कहा जा सकता है कि उनके पूरे शरीर पर एक भी अतिरिक्त मांस नहीं था। इस आकृति का इस्तेमाल वास्तविक युद्ध में किया जा सकता था और संभवतः इसकी सुंदरता इसके वास्तविक युद्ध प्रभाव से कहीं अधिक थी। हालांकि अगर इसका इस्तेमाल प्रोफाउंड दाव कठपुतलियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता तो ये काफी उपयुक्त होता। उसकी आकृति की समरूपता का मतलब था कि जब वह कुछ कठिन गतिविधियां करता तो उसकी अत्यधिक मजबूत मांसपेशियां उसे बाधित नहीं करती। जब सभी दल आ गए तो सभी ने वोट पाने के लिए अपने अपने दल के घोषणा पत्र के बारे में बात करना शुरू कर दिया। वास्तव में मिस सू रान ने स्वयं आकर अपनी टीम का प्रचार करने के लिए सभी के लिए 2 गीत गाए। इस बार घटनास्थल का वातावरण स्वाभाविक रूप से असामान्य रूप से गर्म था। अर्जुन गुप्त रूप से उसकी तलाश कर रहा था और उसने अपना ध्यान दूरी पर ऊंचे मंच पर वीआईपी कमरों पर केंद्रित कर रखा था ताकि वह ओल्ड मैन तियानजी के निशान ढूंढ सके। दुर्भाग्यवश वहां बहुत अधिक लोग मौजूद थे तथा मार्शल कलाकारों की संख्या क्रूसियन काप जितनी बड़ी थी। आध्यात्मिक क्यूई के उतार चढ़ाव, युआन क्यूई के उतार चढ़ाव और यहाँ तक कि सूक्ष्म क्यूई के उतार चढ़ाव सब एक साथ मिल गए थे। बिजली की प्रकाश विद्युत आंख से देखने पर यह पूरी तरह से आकाश और पृथ्वी को भर देने वाले प्रकाश से भरा हुआ था और इसे ढूंढने का कोई रास्ता नहीं था। आज का उद्घाटन समारोह कोई औपचारिक मैच नहीं होगा। इसके बजाय वे टीमों का परिचय कराएंगे और यादृच्छिक रूप से कुछ टीमों का चयन करके 10 मैत्रीपूर्ण मैच खेलेंगे। मेजबान जोर से चिल्लाया, राष्ट्रीय कठपुतली प्रतियोगिता में पहला स्थान जीता जाएगा। गिरे हुए हीरो से 5वें स्तर की 3 स्वर्गीय स्काई कठपुतलियों को परिष्कृत किया जाएगा। हे भगवान, अर्जुन कोसने से खुद को नहीं रोक सका। गिरे हुए हीरे, वह चीज एक नीला पत्थर था जिसका मूल्य ब्लू वेव हेवनली ब्लू स्टोन के समान ही था। इस चीज का उपयोग सीधे गहन ग्रेड हथियारों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। एक युद्ध कठपुतली को केवल एक गिरे हुए हीरे को शामिल करने की आवश्यकता थी ताकि इसे एक सच्चे शुरुआती गहन हथियार की कठोरता दी जा सके। इसके अलावा ये स्वर्ग के 5वें स्तर पर स्थित एक कठपुतली थी। इस वस्तु का मूल्य कल्पना से भी परे था। अर्जुन का दिल खून से लथपथ था। गिरे हुए हीरों के 3 टुकड़े, एक कठपुतली को निखारने के लिए इनका इस्तेमाल करना सचमुच स्वर्गीय खजानों की बर्बादी थी। घटनास्थल पर मौजूद दर्शक पहले ही खुशी से झूम उठे थे और उनकी जय जयकार और भी तेज होती जा रही थी। ये देखा जा सकता था कि इनाम की बात सुनते ही सू रान की आंखें चमक उठी। वह इन 3 अनमोल कठपुतलियों के लिए तरस रही थी। अध्याय 1005 5वें स्तर की स्वर्गस्क्राय कठपुतली क्या दर्शाती थी। एक मार्शल कलाकार अपने जीवन काल में कितने लोगों तक पहुंच सकता है। जियांग झानेक्सियोंग जैसे व्यक्ति ने जीवन भर साधना की थी और वह स्वर्गीय युआन लोक के केवल 3रे स्तर पर था। हालांकि यदि कोई साधारण व्यक्ति गिरे हुए हीरे से बनी युद्ध कठपुतली प्राप्त कर लेता है तो उसके पास तुरंत ही स्वर्गस्काय क्षेत्र के 5वें स्तर की युद्ध शक्ति आ जाएगी। हालांकि कठपुतली कोई भी मार्शल कौशल नहीं दिखा सकती थी, भले ही वह 5वें स्तर का हेवनस्क्राय ही क्यों न हो, फिर भी वह बहुत डरावनी थी। कम से कम वह कुछ पहले या दूसरे स्तर के हेवनस्क्राय मार्शल कलाकारों को आसानी से मार सकती थी। मैं सचमुच हैरान हूँ। अर्जुन ने लगातार अपना सिर हिलाया। इस्पात महाद्वीप की दौलत लगातार उसके मूल्यों को ताजा कर रही थी। नन्ही गौरैया की 2 छोटी छोटी आंखें तेज रोशनी बिखेरने वाली थीं। शायद वह तेज रोशनी पूरे अखाड़े को चीरकर सबको जलाकर राख कर दे। वह तीनों लड़ाकू कठपुतलियों की ओर अपने पंख तानते हुए चिल्लाता रहा। अर्जुन ने उसके सिर को छुआ और मुस्कुराया। हम उस चीज को नहीं पा सकते, इसके बारे में चिंता मत करो। लॉर्ड लिटिल स्पैरो ने कहा कि वह बहुत दुखी है। उसने आंखें सिकोड़ ली और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। मुझे परेशान मत करो, अर्जुन ने कहा। अगर तुमने कठपुतली चुराने की हिम्मत की तो पूरा लौह और इस्पात महाद्वीप हमें ढूंढने लगेगा। लॉर्ड लिटिल स्पैरो ने अर्जुन पर अपनी आंखें घुमाई, जिसका मतलब था कि वह एक कमीना था। अर्जुन ने भी उस पर अपनी आंखें घुमाई, जिसका मतलब था कि तुमने मुझे काटा है। कच, छोटी चिड़िया ने अर्जुन की नाक काट ली। भाड़ में जाए तुम्हारे चाचा। अर्जुन ने छोटी चिड़िया का पैर पकड़ लिया और कहा, आज रात भुनी हुई चिड़िया खाओ। घटनास्थल पर माहौल अभी भी जीवंत था। टीमें एक एक करके मैदान से बाहर निकली और मौके पर ही लॉटरी निकाली गई। दोनों टीमों ने समय से पहले अपना पहला मैत्रीपूर्ण मैच खेला। मैत्रीपूर्ण मैचों को रैंकिंग में नहीं गिना जाता और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीतते हैं या हारते हैं। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए होता है। संयोगवश पहले मैत्रीपूर्ण मैच में सूरान की टीम और ब्लूसी की प्रांतीय टीम के बीच मुकाबला बराबरी पर छूटा। सूरान के दस्ते का एक सदस्य लड़ाकू कठपुतली पर कूद गया और पहले अखाड़े में प्रवेश किया। इस लड़ाकू कठपुतली पर फीनिक्स की पूंछ का पैटर्न बनाया गया था। ये बहुत सुंदर और आकर्षक लग रही थी। कठपुतली 10 मीटर ऊंची थी और इसके हाथ पैर भी बहुत मानक आकार के बनाए गए थे। लंबाई और मोटाई में यह उपयुक्त थी। ब्लूसी प्रांतीय गिल्ड की कठपुतली
कठपुतलियां असाधारण रूप से लंबी और मजबूत थीं। हालांकि वे भी 10 मीटर लंबी थीं। उनके 4 हाथ और 4 पैर थे। प्रतियोगिता में कठपुतली की ऊंचाई स्पष्ट रूप से सीमित थी। अधिकतम ऊंचाई केवल 10 मीटर हो सकती थी और इससे अधिक ऊंचाई की अनुमति नहीं थी। हालांकि कठपुतली का सटीक आकार स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था। ब्लूसी प्रांतीय गिल्ड की कठपुतलियां स्पष्टतः अधिक जटिल और शक्तिशाली थीं। एक मेजबान अखाड़े में कूद पड़ा और बोला, सू रान की टीम ली हाओमिंग लौह और इस्पात महाद्वीप में एक बहुत प्रसिद्ध प्रतियोगी है। उसने एक बार 150 लड़ाइयां लड़ी थीं और 88 जीत हासिल की थीं। जहां तक उसकी गहन दाव कठपुतली का प्रश्न है, वह नियमों द्वारा प्रतिबंधित है। कठपुतली क्षेत्र स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 5वें स्तर पर है और इसे युआन क्यूई ब्लेड्समैन कहा जाता है। भीड़ ने गर्मजोशी से तालियां बजाईं। इसके तुरंत बाद मेजबान ने ब्लूसी प्रांतीय गिल्ड के सदस्यों का परिचय दिया और कहा, ब्लूसी प्रांतीय गिल्ड जोंग वुफेंग। वह एक प्रसिद्ध प्रथम श्रेणी के प्रतियोगी हैं। अपने 18 साल के करियर में उन्होंने 1000 से ज्यादा मैचों में भाग लिया है और उनकी जीत की दर 70% से ऊपर बनी हुई है। जहां तक उसकी लड़ाकू कठपुतली की बात है, वह स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 5वें स्तर पर है। इसे आदिम जानवर कहा जाता है। दर्शक भय से चिल्ला उठे। 1000 से अधिक लड़ाइयां। सू रान के मुंह का कोना थोड़ा सा फड़क उठा। जाहिर है उसे इतना उच्च योग्य अनुभवी एथलीट नहीं मिल पाया था, इसलिए उसके दिल पर बहुत दबाव था। अर्जुन ने देखा कि जोंग वुफेंग सिर्फ 25 या 16 साल का था, फिर भी 18 साल का खेलकूद का उसका करियर था। इसका मतलब था कि 7-8 साल की उम्र से ही उसका कठपुतलियों से संपर्क शुरू हो गया था। ठीक है, दोनों टीमों का परिचय हो गया है। अब मैत्रीपूर्ण मैच आधिकारिक रूप से शुरू होता है। कमेंटेटर तुरंत मंच से कूद गया। अखाड़े में दोनों लड़ाके अपनी अपनी कठपुतलियों पर कूद पड़े और कठपुतलियों पर कई तरह की टुकड़ियां बना दी। दोनों कठपुतलियां तुरंत हिलने लगीं। सू रान ने अखाड़े के किनारे खड़े ली हाओमिंग को प्रोत्साहन के कुछ शब्द फुसफुसाए। फिर ली हाओमिंग ने एक इशारा किया जिससे लगा कि वह मुझे गले लगा रहा है। युद्ध शुरू हो गया। दोनों कठपुतलियों ने पीछे से अपनी विशाल कृपाणें निकाली और एक दूसरे की ओर दौड़ पड़े। जब आदिम कृपाण साधक अभी भी आदिम पशु से 10 मीटर दूर था, उसका शरीर अचानक छोटा हो गया। उसका पूरा शरीर जमीन पर झुक गया और सीधे आदिम पशु के पैर की दीवार पर हमला कर दिया। ये देखा जा सकता था कि ली हाओमिंग को युद्ध का काफी अनुभव था। वह जानता था कि आदिम जानवर के 4 हाथ होते हैं और अगर वह सीधे उससे लड़ेगा तो उसे नुकसान होगा। हालांकि जोंग वुफेंग को हजारों लड़ाइयों का अनुभव था। उसके मुंह के कोने उल्टे मुड़े हुए थे। दौड़ते हुए उसके चारों पैर हल्के से हिलते थे, जिससे उसका पूरा शरीर ऊपर नीचे उछलता था। आदिकालीन बेहेमोथ ने अपने दोनों हाथों में कृपाण पकड़ ली तथा उसके अन्य 2 हाथों ने सीधे उड़ते हुए युआन क्यू ब्लेड्समैन को पकड़ लिया और उसे दूर खींच लिया। आदिम कृपाण साधक ने अपनी कमर घुमाई और अपने पैरों से आदिम पशु की कमर पकड़ ली। फिर उसने आदिम पशु को घुमाकर हवा में घुमाया। ठीक है, सू रान ने उत्साह से ताली बजाई। सू रान को तालियां बजाते देख जोंग वुफेंग की ईर्ष्या बढ़ गई। वह चिल्लाया, इतनी छोटी सी चाल से मेरे सामने शर्मिंदा होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसके साथ ही आदिकालीन बेहेमोथ अचानक एक विशाल मकड़ी की तरह दिखने लगा और युआन क्यू ब्लेड्समैन को गले लगा लिया। इसके तुरंत बाद आदिकालीन बेहेमोथ ने एक पैर छोड़ा और युआन क्यू तलवारबाज को बाहर निकाल दिया, जबकि उसकी अन्य 2 भुजाओं ने विशाल कृपाण को पकड़ लिया और एक कृपाण से उसे नीचे गिरा दिया। युआन क्यू ब्लेड्समैन को वास्तव में मौके पर ही 2 हिस्सों में काट दिया गया था। ली हाओमिंग दयनीय स्थिति में कमरे से बाहर लुढ़क गए और जल्दी से नीचे उतरते हुए आदिम बेहेमोथ को चकमा दे दिया। उस बदमाश जोंग वुफेंग के मन में दुर्भावनापूर्ण इरादे थे और उसने ये दिखावा करने की कोशिश की कि वह स्थिर तरीके से उतरा है। वह ली हाओमिंग को कुचलकर मार डालना चाहता था। रुको, सू रान गुस्से से चिल्लाया। आदिम जानवर ने अपना शरीर झुकाया और उसके चारों पैर जमीन पर आ गए। अंत में उसने ली हाओमिंग पर कदम रखने की हिम्मत नहीं की। माफ करना, मैं अपना संयम खो बैठा। जोंग वुफेंग ने अपनी शक्तिशाली कठपुतली को संभाला और सू रान के पास आया। उसने एक सुशिक्षित युवा गुरु की तरह सू रान को थोड़ा सा झुककर प्रणाम किया। सभी ने जोर से तालियां बजाईं। सू रान उसके रास्ते में खड़ी हो गई और जोंग वुफेंग को देखकर मुस्कुराई। दया दिखाने के लिए धन्यवाद। यह आदिम जानवर वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है। अर्जुन ने ऐसा ही एक मैच देखा। सच कहूं तो नयापन रोमांच से ज्यादा रोमांचक था। कठपुतली के खेल भी मार्शल आर्ट के सिद्धांतों पर ही लड़े जाते थे। ये एक निश्चित स्थान पर उच्च तीव्रता और तीव्र परिवर्तन के साथ लड़े जाते थे। उन्होंने लगभग 3 बातों पर भरोसा किया। एक तो उनका समृद्ध युद्ध अनुभव और दूसरा युद्ध में होने वाले बदलावों का उनका तत्काल आकलन, जिसे युद्ध चेतना और प्रतिक्रिया क्षमता कहा जाता था। तीसरा, ये लड़ाकू कठपुतली की अपनी विशेषताएं थीं। हर कठपुतली की संरचना अलग थी और उसकी विशेषताएं भी अलग थीं। अनगिनत प्रशिक्षणों के बाद ही उसे अपना वर्तमान रूप मिला। सू रान की कठपुतलियां अधिक संतुलित और लचीली थीं। उनमें से आधे से अधिक वायु
प्रकार की संरचनाएं थीं, जबकि कठपुतली का शरीर सीमित था, इसलिए अपेक्षाकृत कम शक्ति प्रकार की संरचनाएं थीं। ब्लूसी प्रांतीय गिल्ड की कठपुतलियां अधिकतर पृथ्वी प्रकार की संरचनाएं थीं जो शक्ति का प्रतिनिधित्व करती थीं, जबकि वायु प्रकार की संरचनाएं कम थीं। ऐसी कठपुतली को दुश्मन आसानी से पकड़ सकता था, लेकिन एक बार जब उसे पलटवार करने का मौका मिल जाता तो वह उस स्थान पर अत्यधिक भारी प्रहार कैसे कर सकता था। अर्जुन ने अपनी बिजली जैसी दृष्टि का उपयोग करके इस सारी जानकारी को स्कैन किया और उसने मूलतः सारी जानकारी को समझ लिया। नवीनता के कारण दिलचस्पी अधिक थी, क्योंकि इन कठपुतलियों का युद्ध कौशल अर्जुन के लिए उल्लेख करने लायक नहीं था। अर्जुन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। खिलौना आखिरकार खिलौना ही है। उनके बगल में बैठे श्रोतागण तुरंत असंतुष्ट हो गए और बोले, प्रिय महोदय, मुझे आपकी यह बात सुनना अच्छा नहीं लगा। जब हमारी कठपुतलियां लड़ती हैं तो ये किसी मार्शल कलाकार की लड़ाई से भी अधिक रोमांचक होती है। ये और भी अधिक रोमांचक होती है। मुझे लगता है आपने ज्यादातर असली मार्शल आर्टिस्टों को लड़ते नहीं देखा होगा। अर्जुन मुस्कुराया। दर्शकों ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई अनुभव है, तुम बेवकूफ। ये रहा तुम्हारा नीला क्रिस्टल फल, मैं इसे अब और नहीं खाऊंगा। जैसे ही वह बोल रहा था, दर्शकों ने फल का 2/3 हिस्सा अर्जुन के हाथ में थमा दिया और फिर बहुत गुस्से में नजर आने लगे। अर्जुन असहाय होकर मुस्कुराए और कुछ और नहीं बोली। अध्याय 1006 आगे के मैत्रीपूर्ण मैच काफी रोमांचक रहे। अर्जुन को मानना पड़ा कि कठपुतली युद्ध और मार्शल आर्टिस्ट युद्ध में ज्यादा फर्क नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना था कि प्रतियोगी असली मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे। उन्होंने जो भी युद्ध ज्ञान सीखा था वह सिर्फ विरोधियों की कठपुतलियों को हराने का था। हालांकि लोगों को मारना एक कठपुतली को नष्ट करने से मूलतः भिन्न था। पहले दिन का उद्घाटन समारोह जोशपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। अंधेरा हो चुका था और कठपुतली का प्रदर्शन समाप्त हो चुका था। सूरान फिर प्रकट हुई और सबके लिए गाना गाया। कठपुतली युद्ध जोशीले थे और सूरान का गायन सबके दिलों को सुकून दे रहा था। ये दो बिल्कुल अलग भावनाएं थीं। हालांकि सूरान के प्रति दर्शकों का उत्साह प्रतियोगिता के प्रति उनके जुनून से कम नहीं था। अर्जुन यहाँ बैठकर पूरा दिन देखता रहा। उसे इन तथाकथित कठपुतली प्रतियोगिता शैलियों की पूरी समझ भी थी। मारते समय आपको एक दूसरे के भावों में बदलाव देखना होगा, एक दूसरे के इरादों का अनुमान लगाना होगा और यहाँ तक कि दुश्मन के शरीर के हर विवरण को देखना होगा। बर्फ जैसी ठंडी कठपुतलियों की आंखें बिल्कुल नहीं थी और उनके शरीर की संरचना मानव शरीर जितनी विविध नहीं थी, इसलिए लड़ाई बहुत सरल और कठोर होती थी। हालांकि दर्शकों के उत्साह की तरह यह इसलिए था क्योंकि इस तरह की लड़ाई बहुत कच्ची और सरल थी, बहुत लाल थी और यह वास्तव में दर्शकों के दिलों में आदिम जानवर प्रकृति को जगा सकती थी। अर्जुन मुस्कुराया और चाबी लेकर अपनी सराय में लौट आया। जहाँ तक आयोजक द्वारा अर्जुन के ठहरने के लिए तय किए गए स्थान का प्रश्न है तो वह क्रिस्टल पैलेस था। वेटर ने जब अर्जुन को देखा तो वह बहुत सतर्क हो गया। अर्जुन ने जब जियांग बेई का नाम बताया और उसे चाबी दिखाई तो वेटर का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बड़े आदमी होगे। वेटर ने जल्दी से अपने हाथ मले और लाल चेहरे के साथ कहा, पिछली बार तुम्हें नाराज करने के लिए मैं सचमुच मौत के लायक हूँ। कृपया इस बदमाश को मत भूलना। अर्जुन ने कहा, अगर मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ तो क्या आप मुझे फिर से बाहर फेंकना चाहेंगे? वेटर इतना डर गया कि उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया और खंडन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और अंदर चला गया। क्रिस्टल पैलेस एमेथिस्ट पर्वत के सहारे टिका हुआ था और इसका अपना गर्म पानी का झरना था। अर्जुन ने आराम से स्नान किया और छठी मंजिल पर बने हॉल में खाना खाने चला गया। उसने तरह तरह के महंगे स्नैक्स खाए जिनका नाम लेना मुश्किल था और कीमती शराब भी पी, लेकिन वह मन ही मन बुदबुदाता रहा। आखिर वह बूढ़े तियान जी को ढूंढने के लिए क्या कर सकता था? उसे तो ये भी नहीं पता था कि बूढ़े तियान जी कैसे दिखते थे। ये तो बहुत ही अपमानजनक है। मैंने तुम्हें सबसे अच्छा खाना, सबसे आरामदायक आवास और सबसे अच्छा प्रशिक्षण देने के लिए इतना पैसा खर्च किया, लेकिन क्या यही वह इनाम है जो तुमने मुझे दिया? अचानक हॉल के दूसरी ओर से एक परिचित आवाज आई। अर्जुन ने पलटकर देखा तो सूरान लोगों के एक समूह की सुरक्षा में वहां से गुजर रहा था। चलते चलते उसने ली हाओमिंग को डांटा, जो दिन में मैच हार गया था। ली हाओमिंग ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया और कहा, जोंग वुफेंग की कठपुतली को स्पष्ट रूप से एक रहस्यमय दाव विशेषज्ञ द्वारा व्यक्तिगत रूप से संशोधित किया गया था। उसकी कठपुतली की गति और शक्ति में कुछ गड़बड़ है। तुम्हारी हिम्मत अब भी पलटकर जवाब देने की है? सूरान ने गुस्से से कहा, जब तुम उछले थे तब क्या तुम्हें नहीं लगा था कि कोई तुम्हें गले लगाएगा? तुम्हारी कृपाण किस काम की है? क्या ये सिर्फ सजावट के लिए है? क्या तुम्हें अपनी कृपाण से उसे भगाना नहीं आता? हारे तो हारे, इतने सारे कारण कैसे हो सकते हैं? अगर तुम सचमुच युद्ध के मैदान में हो तो क्या अब भी तुम में मुझसे बात करने की योग्यता है? तुमने तो अपनी जान भी गंवा दी। हाँ, ली हाओमिंग ने सिर हिलाया। बगल में खड़े अन्य 9 प्रतियोगी भी चुप थे, लेकिन उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से अपनी बदकिस्मती पर खुशी झलक रही थी। जहाँ तक सूरान
सूरान के मार्शल आर्टिस्ट गार्ड्स की बात है, उन्हें इन मामलों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वे तो सिर्फ सूरान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। सूरान गुस्से से बैठ गया और अपना सिर उठाया, अर्जुन की निगाहों से टकराया। ये तुम हो? सूरान की आंखें चमक उठी और वह तुरंत खड़ा हुआ और अर्जुन की ओर बढ़ा। दोनों पहरेदार समय से एक कदम आगे बढ़कर अर्जुन की ओर दौड़े। एक ने अर्जुन के कंधे को दबाया जबकि दूसरे ने अर्जुन की पीठ पर चाकू छुआ। मेरी कृपाण ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम छू सको, अर्जुन ने उदासीनता से कहा, जबकि उसके हाथ में शराब का प्याला था। किसी भी अजनबी को हथियार पहनकर मिस सूरान से बात करने की इजाजत नहीं है। मैं कुछ देर के लिए आपकी कृपाण संभाल लूंगा। गार्ड ने चाकू की मूठ पकड़ी और उसे निकालने ही वाला था। कितनी बड़ी शेल्फ है, अर्जुन ठंडे स्वर में मुस्कुराया। आखिरी चेतावनी, तुम मेरी कृपाण को छू नहीं सकते, वरना तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। रुको, सूरान ने जल्दी से डांटा और दोनों गार्डों ने पीछे हटने से पहले सिर हिलाया। सूरान अपनी कुर्सी खींचकर अर्जुन के सामने बैठ गई। उसने मेज पर हाथ क्रॉस करके रखे और अर्जुन को अपने से बेहतर समझा। अर्जुन को दूसरों द्वारा इस तरह देखा जाना पसंद नहीं था, मानो वह दूसरों द्वारा मूल्यांकित एक अच्छा व्यक्ति था। उसने केवल हल्का सा ही शराब पी, लेकिन एक बार भी सूरान की ओर नहीं देखा। तब सूरान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बताओ, तुम कुछ समय से मेरा पीछा कर रहे हो। आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हारा पीछा कर रहे हो? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम बहुत विनम्र हो। सूरान हंसी, यह मत सोचो कि तुम मेरे सामने शिष्टाचार की अनदेखी कर सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुमने उस दिन मेरी मदद की थी। शिष्टाचार की बात करो। अर्जुन ने अपनी भौहें उठाई। लगता है मैं तुम्हें अपने सामने बैठने की इजाजत नहीं दूंगा। सूरान हंस पड़ी। उसने अपनी मुद्रा ठीक की और कुर्सी के पिछले हिस्से पर टिक गई। मैंने इसके बारे में पूछा था। क्या तुम उस दिन क्रिस्टल पैलेस में आवेदन करने आई थी? क्या तुम मेरी बॉडीगार्ड बनना चाहती हो? यदि यही आपका लक्ष्य है तो आप स्वयं को फिर से जानना चाहेंगे और यह जानना चाहेंगे कि मुझसे कैसे बात करें। खाना खत्म। अर्जुन ने अपना गिलास नीचे रखा और कहा, कृपया अब चले जाए, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। अर्जुन को खुद भी नहीं पता था कि क्यों उसने साफ तौर पर उससे कुछ मांगा था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वह बहुत परेशान करने वाली है। चाहे लोगों के प्रति उसका रवैया हो या उसका लहजा, अर्जुन को ये सब परेशान करता था। उसे लगता था कि वह सूरान से बिल्कुल अलग है। तुम मुझे नापसंद करना चाहते हो, पहले मेरी रुचि जगाना चाहते हो और फिर धीरे धीरे मेरे साथ नरमी से पेश आना चाहते हो। सूरान हंसा, जो मेरा पीछा करेंगे उन्हें स्टील महाद्वीप से अनंत सागर में फेंक दिया जाएगा। मैंने सभी प्रकार के तरीके देखे हैं। यदि आपके पास कुछ नया नहीं है तो आप सीधे मुद्दे पर क्यों नहीं आते? अर्जुन ने शराब का एक घूंट लिया, अपना गिलास नीचे रखा, अपना कॉलर ठीक किया, खड़ा हुआ और जाने के लिए मुड़ा। तुम मेरे लिए वापस आओगे? सूरान ने वाइन का गिलास पकड़ा और गिलास में धीरे धीरे हिलती वाइन का आनंद लिया। उसने गिलास पर वाइन के रंग को देखा और फिर धीरे धीरे नीचे सरकते हुए देखा। वह बहुत आश्वस्त थी, लेकिन अर्जुन ने उसकी उपेक्षा की। अर्जुन ने उससे पूछा था, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपने स्वार्थ के लिए अपनी गरिमा और पद प्रतिष्ठा को त्याग दे। यदि कोई व्यक्ति जीवित होता और उसके पास इतनी भी रीढ़ नहीं होती तो भले ही वह अर्जुन के सामने सारी विश्व विनाशकारी दिव्य बिजली रख देता, अर्जुन को तब भी लगता कि उसने हार मान ली, अपना जीवन खो दिया और अपनी गरिमा खो दी। आखिर यह कमल के पत्ते में भुने चिकन की गंध क्या है? मिस रुयान को इसकी बहुत याद आती है। अर्जुन फिर से पाइन स्ट्रीट पर पहुंचा और उसके पीछे वाली गली में पहुंचा। आज भी वहां भीड़ थी। अर्जुन 3 घंटे से लाइन में खड़ा था और अभी भी लाइन के बीच में था। वह सिर्फ भुने हुए चिकन का स्वाद लेना चाहता था और उस स्वाद का अनुभव करना चाहता था जो मिस रुयान ने पहले अनुभव किया था। अगर आप इस तरह लाइन में खड़े होंगे तो मुझे डर है कि आप आधी रात को भी इसे नहीं खरीद पाएंगे। उसके पीछे सुगंधित हवा का झोंका बह रहा था। अर्जुन ने मुड़कर नहीं देखा। चलो, मैं तुम्हें इसे खरीदने ले चलता हूँ। सूरान ने अर्जुन के कंधे पर थपथपाया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। क्या इसे शांति माना जाएगा? अर्जुन ने पूछा। तुम जो चाहो सोच सकती हो। सूरान ने बिना सिर घुमाए कहा, मैं तुम्हारा जो कर्जदार हूँ वह तुम्हें चुका दूं। मुझे तुम्हें चुका देना चाहिए, यही मेरी अंतिम सीमा है। अध्याय 1007। सूरान ने एक मध्यम आकार का मोटे रोए वाला गाउन पहना हुआ था। उसके लंबे कॉलर ने उसके चेहरे का ज्यादातर हिस्सा ढक रखा था और सिर पर सफेद मखमली टोपी ने उसके माथे को ढक रखा था। कोई भी उसकी शक्ल नहीं देख पा रहा था। वे दोनों रोस्टेड चिकन की दुकान पर पहुंचे। रोस्टेड चिकन वाले वेटर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, लाइन में लग जाओ। सूरान ने अपनी टोपी उठाई और वेटर की तरफ प्यार से मुस्कुराए। मेरा दोस्त कमल के पत्तों वाला तुम्हारा भुना हुआ चिकन खाना चाहता है, क्या तुम इतनी मेहरबानी कर सकते हो? वेटर ने सूरान का चेहरा देखा तो उसका पूरा शरीर सहम गया। थोड़ी देर बाद उसने हताश होकर सिर हिलाया। ठीक है, क्योंकि तुम ही हो। शश। सूरान ने चुपचाप इशारा किया और प्यारी बनने का नाटक किया। क्या तुम मेरी पहचान नहीं बता सकती? वेटर इतना उत्साहित था कि रो पड़ा।
सचमुच रोया, उसके गालों पर आंसू बह निकले। ये दृश्य देखकर अर्जुन अवाक रह गया, ये बिल्कुल अकल्पनीय था। अच्छा, वेटर का गला भर आया और उसने दोनों हाथों से सूरान को लपेटा हुआ भुना हुआ चिकन दिया। धन्यवाद। सूरान ने प्यार से अपनी बाहें उठाई, फिर अर्जुन का हाथ खींचा और चली गई। वेटर उसके पीछे खड़ा था, सूरान की पीठ को ऐसे देख रहा था जैसे उसे नशा हो। वो खुशी से सारी दुनिया भूल चुका था। वे कतार में आगे क्यों बढ़ सकते हैं? आप निष्पक्ष नहीं हैं। ये सही है, हम इस ठंडी रात में घंटों से इंतजार कर रहे हैं। हम चुप रहो, वेटर ने गुस्से से कहा। चले जाओ, मैं इसे आज नहीं बेचूंगा। गालियां देने के बाद वेटर खुशी से सूरान का गाना गुनगुनाने लगा। सामान पैक करते हुए वह अपने हाथों को सहलाता रहा। ये वही हाथ है जो मैंने मिस सूरान को चिकन भूनने के लिए दिया था। मैं इसे इस जीवन में दोबारा नहीं धो सकता। मुझे इसकी अच्छी देखभाल करनी होगी। छेदन। सूरान ने एक चिकन विंग तोड़ा और अपने मुंह के किनारे से एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया। अर्जुन ने उसे खाली नजरों से देखा। तुमने फिर से मेरा चिकन खा लिया। तब सूरान ने कहा, इतने बड़े आदमी आप उदार नहीं हो सकते। अपने चिकन पंख खाओ, अपनी बाहें नहीं। पुची। अर्जुन अवाक रह गई। ये औरत पहले ही 2 बार उससे मजाक कर चुकी थी और उसने भी 2 बार यही बात कही थी। वह मानसिक रूप से बीमार थी। ये लो, आज से तुम मेरी हो। सूरान ने चिकन विंग्स की तस्वीर को नजरअंदाज करते हुए अर्जुन के हाथ में एक छोटा सा टोकन थमा दिया। टोकन पर फीनिक्स की पूंछ का डिजाइन बना हुआ था। क्या तुम सिर्फ मेरे अंगरक्षक नहीं बनना चाहते थे? मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अर्जुन ने टोकन वापस उसके हाथ में थमा दिया और कहा, मैं देने का मौका नहीं चाहती। तो तुम्हें कितना कमीशन चाहिए? सूरान ने अर्जुन को देखा। उसे लगा कि अर्जुन को पैसा चाहिए, लेकिन उसकी खूबसूरती भी। अगर वह अर्जुन को दोनों दे देती तो अर्जुन मना नहीं कर पाती। तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अर्जुन हंसा। इस दुनिया में मुट्ठी भर लोग ही हैं जो मुझे नौकरी पर रख सकते हैं। आज से शुरू। सूरान ने चिकन विंग्स मुंह में लिए और शियांग नान की बांह पर स्टिकर लगाते हुए कहा, तुम मेरे निजी रक्षक हो। मैं जो कहूंगी तुम कर सकते हो और मैं जो कहूंगी तुम कह सकते हो। ज्यादा सवाल नहीं, विरोध मत करो और मेरे शब्दों पर सवाल मत उठाओ। मैं सहमत नहीं था। अर्जुन बिल्ला फाड़ने जा रहा था। सूरान ने कहा, अगर तुमने इसे फाड़ने की हिम्मत की तो हमारी अभी अभी बनी दोस्ती खत्म हो जाएगी। तुमने सही सुना, ये दोस्ती है। मैं तुम्हें दान नहीं दे रहा हूँ। नहीं, मैं नाराज हूँ। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुमने मेरी मदद की है और मुझे लगता है कि तुम एक दयालु व्यक्ति हो। दोस्ती? अर्जुन ने पूछा। दोस्ती? सूरान ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, तुम में नेकी की भावना है। आमतौर पर मैं तुम जैसे लोगों के प्रति ज्यादा सहनशील होती हूँ। कैसे? आप अब भी चाहते हैं कि मैं विनम्रता पूर्वक आपसे रक्षा की भीख मांगूं? आप एक पुरुष हैं, समझ रहे हैं। आपको महिलाओं के साथ विनम्रता से पेश आना चाहिए। 2 शर्तें। अगर आप मान जाएं तो मुझे नौकरी पर रख लिया जाएगा। अर्जुन ने कहा। सूरान ने आंखें घुमाई और कहा, मुझे तुम्हारे जैसे छोटे पेट वाला आदमी ज्यादा पसंद नहीं है। कहो। अर्जुन ने कहा, सबसे पहले मैं आपका अंगरक्षक हूँ, आपका गुलाम नहीं। भविष्य में जब आप मुझसे बात करेंगे तो बेहतर होगा कि आपको इतनी पिटाई न की जाए। दूसरा, मैं अपने विवेक से आपके आदेशों का पालन करूंगा। यदि यह न्याय और नैतिकता के विरुद्ध होगा तो मैं मना कर दूंगा। सूरान ने एक और चिकन विंग तोड़ा और कहा, पहला भाग सहमत है, दूसरा भाग अस्वीकार करता है, तीसरा सहमत है। तो ये तय हो गया। मेरे पीछे आओ। सूरान मुड़ी और रात की ओर चल पड़ी। अर्जुन ने आह भरी। बिना 2 भुजाओं वाले भुने हुए मुर्गे को देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोए या हंसे। क्रिस्टल पैलेस। सूरान आगे बढ़ी और बिना सिर घुमाए अर्जुन से कहा, मेरा शेड्यूल हर दिन बहुत व्यस्त रहता है। तुम्हें मेरी तेज तर्रार और तनावपूर्ण जीवन शैली के साथ तालमेल बिठाना होगा। मेरे पास यात्रा कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभालने के लिए कोई है और आप 24 घंटे मेरी सुरक्षा कर सकते हैं। मेरी अनुमति के बिना आप मेरी नजरों से ओझल नहीं हो सकते। अंततः वह देखें जो आपको देखना चाहिए, वह न देखें जो आपको नहीं देखना चाहिए। आपको अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए। करीब 24 घंटे। अर्जुन की ने कहा, क्या मैं तुम्हारे पीछे तब भी रहती हूँ जब तुम बाथरूम जाती हो, सोती हो और नहाती हो? मेरे अंतिम अनुरोध पर विचार करें। सूरान ने कहा, यह मेरा कमरा है। सूरान ने बहुत ही फुर्ती से काम संभाला और सीधे अर्जुन को दरवाजे तक ले आए। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर का घर बेहद आलीशान था। फर्श पर महंगे राक्षसी फर से बने कालीन बिछे थे। फर्श से छत तक फैली विशाल खिड़की से एमेथिस्ट सिटी के पूरे इलाके का विहंगम दृश्य दिखाई देता था। ये क्रिस्टल पैलेस की 228वीं मंजिल पर स्थित था। शयन कक्ष के बीच में एक बड़ा बिस्तर था जिस पर 17 या 18 युवक खड़े होकर समूहों में लड़ सकते थे। आपके अन्य गार्ड कहाँ हैं? ये देखकर कि कमरे में कोई और नहीं था, अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। सूरान ने कहा, वे, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वे तो बस रोजाना पहरेदार हैं। सिर्फ आप ही निजी पहरेदार हैं। क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? अर्जुन ने कहा, क्या मुझे खुश होना चाहिए? सूरान
सूरान ने कहा, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, मुझे तुम पर यकीन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम उस बर्फीली रात में मेरे साथ कुछ कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब है कि तुम कम से कम एक नेक इंसान तो हो। ये तुम्हारी चारपाई है। सूरान ने अलमारी से कंबल का एक सेट निकाला और कहा, जाओ नहा लो, नहाने के बाद जमीन पर सो जाना। अर्जुन इसे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा। सूरान के हाथ सिकुड़ गए। तुम्हारे हाथ गंदे हैं, जाओ पहले इन्हें धो लो। अर्जुन असहाय था, इसलिए वह केवल उस बाथरूम में ही जा सकता था जो 28 युवकों के एक साथ शौच करने के लिए पर्याप्त बड़ा था। तभी उसने अपने बाल पोंछे और बाहर चला गया। सूरान ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपनी भौहें बना रही थी और मेकअप लगा रही थी। उसने अपनी 2 उंगलियों से अपने चेहरे पर धीरे से महंगा रूज लगाया। क्या आप बाहर जा रहे हैं? अर्जुन की ने कहा। सूरान ने तैयार होने के बाद 18 चूहों के एक बड़े बक्से से गहनों का एक सेट निकाला और कहा, मैंने कहा था जो नहीं पूछना चाहिए वह मत पूछो। मैं जो भी कहूँ तुम कर सकते हो। 7वीं मंजिल पर अलमारी में एक गाउन रखा है जो मैंने अभी अभी तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है। मैं तुम्हें तैयार होकर मेरे पीछे आने के लिए 2 मिनट का समय दूंगा। सूरान ने भी काले रंग का शाम का गाउन पहना था और अर्जुन को आदेश दिया था। अर्जुन के कपड़े पहनने के बाद सूरान की आंखें चमक उठी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा शरीर इतना मजबूत होगा। ओह, मैं पूछना ही भूल गई, तुम किस क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट हो? 6ठे स्वर्ग का स्कायर, अर्जुन ने कहा। सूरान जोर से हंसा। हाँ, मैं अभी भी स्वर्गीय क्लेश के 9वें स्तर पर हूँ। देर हो रही है, मेरे पीछे आओ। सूरान ने एक छोटा सा बैग पकड़ा और बाहर चला गया। मैं वास्तव में स्वर्ग स्कायर के 6ठे स्तर पर हूँ, अर्जुन ने कहा। सूरान ने सिर हिलाया। मुझे पता है, अगर कोई तुमसे पूछे तो कह देना। मेरे चेहरे पर एक चमक है। थोड़ा भेस बदलना याद रखना, अपनी चालाकियां मत दिखाना। यदि कोई आपसे आपकी सूक्ष्म क्यूई को मुक्त करने के लिए कहे तो बस इतना कह दे कि आप हाल ही में एक अथाह साधना तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं। इसे यूं ही प्रसारित करना आपके लिए उपयुक्त नहीं है। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। आप जो भी कहें ठीक है। अध्याय 1008। कमरे से बाहर निकलते ही देखा कि गलियारे में पहले से ही 2 पंक्तियों में गार्ड इंतजार कर रहे थे। इनमें से एक रक्षक स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 5वें स्तर का विशेषज्ञ था। उनमें से 2 स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 8वें स्तर पर थे, जबकि बाकी 10 स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 5वें स्तर पर थे, जो स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 6ठे स्तर से लेकर 5वें स्तर तक थे। हेवन ओरिजिन रियल्म का एक मार्शल आर्टिस्ट दूसरी सड़कों पर एक बहुत ही शक्तिशाली किरदार था। उसके लिए एक छोटा सा कोना ढूंढकर एक तरफ का अधिपति बन जाना ही काफी था। हालांकि लौह और इस्पात महाद्वीप में इस स्तर के लोग असामान्य नहीं थे। बेशक इस क्षेत्र के लोग भाड़े के सैनिकों के रूप में काम करने के लिए तैयार थे। इसका मुख्य कारण सूरान शब्द था। पहरेदारों ने अर्जुन को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे अर्जुन सूरान के साथ संबंध बना रही थी। वह अर्जुन जैसे सुंदर लड़के से बहुत घृणा करता था। क्रिस्टल पैलेस में अलग अलग लिफ्ट हैं, कुछ आम लोगों के लिए, कुछ कर्मचारियों के लिए और कुछ विशिष्ट अतिथियों के लिए। फिर सूरान अर्जुन को वीआईपी लिफ्ट में ले आए और बाहर गार्ड से कहा, समय से पहले नीचे उतर जाओ, एक गाड़ी तैयार करो और मेरा इंतजार करो। जियांग बेई मेरे साथ आएगी। इसके साथ ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। यह ऊपर उठने वाली सुरंग एक सीधी सुरंग थी। लोगों के खड़े होने के लिए एक डिस्क का इस्तेमाल किया गया था। उस डिस्क पर एक तैरता हुआ ढांचा था। ये ढांचा हवा से चलने वाली संरचनाओं में से एक था जो बिना किसी सहारे के ऊपर नीचे हो सकता था। अर्जुन ने अपने पैरों के नीचे बने मंच की ओर देखा। उस पर तैरती हुई व्यवस्था बिल्कुल नई थी और साफ था कि उसकी अक्सर मरम्मत की जाती थी। मेरा हाथ पकड़ो, सूरान ने कहा। क्या? अर्जुन की ने कहा, हाथ में हाथ डालकर। सूरान ने कहा, मैं तुम्हें आखिरी बार याद दिला रही हूँ, जो पूछना चाहिए वो पूछो, जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो। मैं जो भी तुमसे करने को कहूंगी तुम कर सकते हो। मेरे अपने कारण हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया और उसकी बांह पकड़ ली। आखिरी बार याद दिला दूं, मुझसे ऐसे बात मत करना जैसे किसी गुलाम को निर्देश दे रही हो। मैं तुम्हारा मालिक हूँ, इसलिए हमारे बीच कोई फर्क नहीं है, उसने कहा। सूरान ने कहा, याद रखना, अब से तुम लौह और इस्पात महाद्वीप के एक धनी परिवार के बेटे हो। तुम्हारा नाम जियांग बेई है और तुम लौह और इस्पात महाद्वीप के जियांग परिवार के प्रत्यक्ष वंशज हो। तुम्हारे अधीन 2 प्रमुख उद्योग हैं, अर्थात लौह और इस्पात महाद्वीप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हुआंगगुशान खनिज संसाधनों का विकास और 2 उड़ने वाले जहाजों के शिपयार्ड। इस साल तुम 22 साल के हो गए हो। तुम पहले ही हेवन स्क्रायर के 6ठे स्तर तक पहुंच चुके हो। तुम एमेथिस्ट सिटी में इसलिए आए क्योंकि तुमने मेरा पीछा किया था। क्या आपको सचमुच लगता है कि ये दोनों उद्योग मौजूद हैं? अगर कोई पूछे और मैं गलती कर बैठूं तो क्या होगा? अर्जुन की ने पूछा। ये सचमुच मौजूद है, सूरान ने कहा। ये दोनों उद्योग जियांग कबीले के हैं, लेकिन ये लौह और इस्पात महाद्वीप के प्रसिद्ध जियांग कबीले हैं। इनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा यदि अन्य लोग आपसे आगे पूछेंगे तो आप कहेंगे कि
कि यह एक व्यापारिक रहस्य है, इसलिए इसका खुलासा करना असुविधाजनक है। वे आपके साथ एक युवा स्वामी की तरह व्यवहार करेंगे जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। वे आगे आपका पीछा नहीं करेंगे। अभी शिष्टाचार की कुछ बारीकियां बाकी हैं, मैं तुम्हें ठीक से बता दूं। बाद में भोज में गड़बड़ मत करना, वरना तुम्हारा कमीशन काट लिया जाएगा। याद रखना, किसी से हाथ मिलाना। अगर सामने वाला कोई बुजुर्ग है और बाद में हमला करना चाहे तो जल्दी से हाथ बढ़ाने की हिम्मत मत करना, वरना अगर दूसरे लोग तुमसे हाथ नहीं मिलाएंगे तो तुम बदसूरत हो जाओगे। ये भी बुजुर्गों का सम्मान है। दूसरी बात, जो भी चीज बड़ों ने आपको दी हो उसे स्वीकार करने के लिए अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करें, थोड़ा झुकें। इसके अलावा जब आप किसी बड़े से बात कर रहे हो तो सिर हिलाए नहीं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो पूछ लें, अगर समझ आ रहा है तो भी पूछ लें। बड़े को आपके सामने अपना ज्ञान दिखाने का मौका दें। और सूरान ने बहुत सी बातें कही। वे दोनों पहले ही ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच चुके थे और गाड़ी की तरफ चल पड़े। अर्जुन ने कहा, क्या होगा अगर यह एक सहकर्मी है? सूरान ने कहा, जूनियर, तो फिर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आमतौर पर मुझसे कैसे बात करते हो, बस अपनी बुल्क्यूई निकालो और मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाओ। अगर कोई तुमसे परेशानी ढूंढने आए तो सीधे मुखों से उनका अभिवादन करो। अगर तुमने इसे तोड़ा तो यह मेरी होगी। अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। अर्जुन हंसा। यह अंतिम वाक्य कानों को सुखद लगता है। गाड़ी रात भर सर पर दौड़ती रही। सूरान और अर्जुन एक ही गाड़ी में थे। उसने अपने गालों को सहारा देकर खिड़की के बाहर रात के दृश्य को चुपचाप देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ उदासी थी। अर्जुन को नहीं पता था कि वह क्या सोच रही थी और पूछने में बहुत आलसी थी। अंततः गाड़ी नगर प्रभु के भवन के बाहर रुकी। सिटी लॉर्ड्स मैंशन में एक डिनर पार्टी आयोजित की जा रही थी और एक बहुत बड़ा चेहरा वाला व्यक्ति वहां आया हुआ था। जैसे ही सूरान नीचे आए, वह तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। लगभग हर कोई दौड़कर उसके पास जाकर उससे बात करना चाहता था। जहां तक उसके सुरक्षा कर्मियों की बात है तो वे उसके लिए घटनास्थल को अवरुद्ध करने तथा उसे भोज कक्ष में ले जाने में बहुत तत्पर थे। अंदर मौजूद लोगों की पहचान अलग अलग थी। ये देखा जा सकता था कि सूरान स्टील कॉन्टिनेंट में सचमुच सहज थी। वह उच्च पदस्थ लगभग सभी लोगों को जानती थी। अपना वाइन ग्लास थामे वह किसी अभिनेत्री की तरह घूमती फिरती, हर तरह के लोगों के बीच लगातार पहुंचती रहती। उसमें एक खास तरह की क्षमता थी और वह चंद शब्दों में ही बड़े बड़े लोगों को जोर से हंसा सकती थी और झट से उनकी बातचीत में शामिल हो जाती थी। अर्जुन ने बहुत सी महिलाओं को देखा था, लेकिन उसने कभी सूरान जैसी महिला नहीं देखी थी जो उड़ने जैसी विभिन्न भूमिकाओं के बीच बदलती रही हो। मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस रुयान ने भोज में भी ऐसा ही किया होगा। अर्जुन ने ये सोचकर खुद को आत्महीनता से हंसने से नहीं रोक पाया। मिस रुयान की पहचान क्या थी? इस दुनिया में सिर्फ लोग ही थे जो उनसे कृपालुता रखते थे। किसी ने भी उन्हें कभी भी जल्दीबाजी में आकर कृपालुता रखने की इजाजत नहीं दी थी। बिल्कुल तभी एक सुंदर और लंबा आदमी वहां आया। वह 1.9 मीटर लंबा था और उसका व्यवहार बहुत ही उचित था। उस व्यक्ति को देखते ही सूरान के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। वह सीधे घूमकर दूसरी दिशा में चली गई। वह खूबसूरत आदमी जल्दी से आगे बढ़ा और सूरान का हाथ पकड़ लिया। क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? मैंने तुम्हारे भले के लिए तुम्हारे लिए एक गार्ड का इंतजाम किया था और तुमने उसे स्वीकार ही नहीं किया। सूरान ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, ज़ुबैदा, ध्यान से सुनो, मैं सूरान अपने दम पर जी सकती हूँ। मुझे तुम्हारे बदबूदार पैसों की जरूरत नहीं है। मैंने आपको इसलिए स्वीकार किया क्योंकि मैं आपकी ईमानदारी से प्रभावित था, इसलिए नहीं कि मुझे आपकी पृष्ठभूमि पसंद आई। हाँ, मुझे पता है। लेकिन ज़ुबैदा ने आसपास के मेहमानों को देखा और फुसफुसाया, क्या हम छत पर टहलेंगे? नहीं। सूरान ने ज़ुबैदा का हाथ झटक दिया। ज़ुबैदा ने उसे जाने के लिए मजबूर किया। सूरान के पास अर्जुन से कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जियांग बेई, आप स्वयं देख लीजिए, मैं अभी वापस आती हूँ। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और सीढ़ियों से नीचे छत की ओर चल पड़े। अर्जुन ने इधर उधर देखा। वह यहाँ किसी को नहीं जानता था। उसे बस ऊब महसूस हो रही थी और उसे लग रहा था कि इस तरह का अवसर उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। मैं बहुत देर से आप पर ध्यान दे रहा हूँ। नमस्ते, मेरा नाम हुआंगपू चांगलोंग है। एक युवक भीड़ में से आया और अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया। हुआंगपू। अर्जुन ने उत्सुकता से उस व्यक्ति को देखा और अपना हाथ बढ़ाया। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप यंग मास्टर जियांग बेई जियांग हैं। आप मुझे जानते हैं? अर्जुन की ने कहा। उस आदमी ने सिर हिलाकर कहा, पूर्वी क्षेत्र, जनरल मैनर। ओह, अर्जुन को अचानक समझ आ गया। जनरल के भवन में जनरल रोम के जन्मदिन के भोज में वास्तव में 3 महान कुलों ने भाग लिया था और हुआंगपू अभिजात कुल के लोग भी थे। मुझे यहाँ किसी परिचित से मुलाकात की उम्मीद नहीं थी। हुआंगपू चांगलोंग मुस्कुराया और बोला, बाहर घूमने चलें? हाँ। अर्जुन ने सिर हिलाया और साथ साथ हॉल से बाहर चला गया। इससे सनसनी फैल गई। कई मेहमान एकांत में फुसफुसाते
मुस्कुराते हुए अर्जुन की पहचान का अनुमान लगा रहे थे। पूरे भोज के दौरान ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जिसे हुआनपू चांगलोंग द्वारा निजी तौर पर बातचीत करने के लिए बुलाया जा सके। रेलिंग के पास अर्जुन और अन्य 2 लोग दूर से रात को देख रहे थे। हुआनपू चांगलोंग ने कहा, आप ही हैं जिन्होंने निर्वासन द्वीप पर रात्रि दानव मास्टर की योजनाओं को चकनाचूर कर दिया था, है ना? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। हुआनपू चांगलोंग मुस्कुराया और बोला, हमारे हुआनपू कबीले में कई जासूस हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हम उन्हें खुलकर नहीं कहते। तो अर्जुन ने कहा, आप आपातकालीन टीम का बदला लेना चाहते हैं? तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। हुआनपू चांगलोंग मुस्कुराया और बोला, मैं दक्षिणी जाति से हूँ। यह उत्तरी जाति के लोग हैं जो निर्वासन द्वीप पर परेशानी पैदा कर रहे हैं। अध्याय 1009। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। हुआनपू चांगलोंग ने कहा, हमारा हुआनपू कबीला भी कई कुलों में विभाजित है। इसे और सरल शब्दों में कहें तो हम 4 प्रमुख कुलों में विभाजित हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। साथ ही मध्य मैदानों में बुजुर्गों का मुख्यालय भी है। मैं जनरल के महल के बाद से ही आप पर ध्यान दे रहा हूँ। बस मुझे आपसे निजी तौर पर बात करने का मौका नहीं मिला। ऐसा लगता है कि आज मुझे स्वर्ग से एक अच्छा अवसर मिला है। तुम क्या चाहते हो? अर्जुन सीधे मुद्दे पर आ गया। हुआनपू चांगलोंग मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल यही मामला है। हमारे परिवार के उत्तरी कबीले में एक छोटी सी समस्या है। मैं यहाँ विशेष रूप से उनकी जांच करने आया हूँ। अगर युवा मास्टर जियांग बेई के पास समय हो तो क्या आप मेरे निजी रक्षक बनकर मेरी रक्षा कर सकते हैं? आप जानते हैं, पारिवारिक विवाद बहुत क्रूर हो सकते हैं। मैं परिवार द्वारा भेजे गए विशेषज्ञों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता। मेरे पास पहले से ही एक नियोक्ता है। अर्जुन ने कहा। हुआनपू चांगलोंग ने कहा, क्या हमारे हुआनपू अभिजात वर्ग के कबीले के अलावा ऐसे लोग भी हैं जो आप जैसे विशेषज्ञों को काम पर रख सकते हैं? आप जानते हैं, यहाँ तक कि प्रथम चरण हॉल और उत्तरी कबीले की आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम के लोगों ने भी आपके हाथों से अच्छे फल नहीं खाए हैं। अर्जुन ने दूसरी तरफ इशारा किया। दूसरी छत पर सूरान और ज़ुबुफान किसी बात पर जोरदार बहस कर रहे थे। हुआनपू चांगलोंग ने अर्जुन को एक बहुत ही स्पष्ट नजर से देखा। ऐसा लगता है कि आप वास्तव में एक रोमांटिक व्यक्ति हैं। यह मेरी योजना थी। अगर मुझे पता होता कि आप मिस ज़ुलू की वजह से सामान्य परिवार की सेवा करेंगे तो मुझे मिस सूरान के माध्यम से आपको पहले ही जान लेना चाहिए था। उसने सोचा कि अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति था जो केवल सुंदरता को महत्व देता था, लेकिन अर्जुन समझाने में बहुत आलसी था। हालांकि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच सकते, मुझे उम्मीद है कि हम एक अच्छी दोस्ती बनाए रख पाएंगे। हुआनपू चांगलोंग ने अर्जुन को संदेश दिया, अगर तुम्हें जरूरत हो तो बेझिझक मुझे फोन करो। मैं तुम्हारी किसी भी समस्या का समाधान करने में मदद करूंगा। इसके अलावा अगर मेरी जान को खतरा हो तो कृपया मेरी मदद करें। मैं आपकी दयालुता को जरूर याद रखूंगा। दूसरे पक्ष ने एक एक करके बातें की, जिससे अर्जुन थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने कहा, देखो, अगर मुझे तुम्हारी मौत का सामना करना पड़ा तो मैं न्याय का काम करूंगा। अर्जुन मिस रुयान के अलावा किसी और के लिए निष्क्रिय नहीं बैठ सकती थी। वाह, आप जैसे विशेषज्ञ मुझे वादा देने को तैयार हैं। वह तो मुझसे भी ज्यादा खुश है कि मुझे 10 शहर मिले। हुआनपू चांगलोंग बहुत खुश हुआ, तो आज हम एक दूसरे को जान गए। मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, प्लीज आगे बढ़ो। हुआनपू चांगलोंग ने अर्जुन को सिर हिलाया और गिलास हाथ में लेकर चला गया। अर्जुन ने पलटकर देखा तो सूरान पहले से ही अकेली थी। वह रेलिंग पकड़कर अर्जुन को हैरानी से देख रही थी। अर्जुन ने अपने कंधे उचकाए और हाथ में शराब का गिलास लेकर अंदर आया। जैसे ही भोज का माहौल गर्मा गया, अमेथिस्ट शहर का नगर स्वामी आया। उसके बगल में हुआनपू चांगलोंग खड़ा था। जब नगरपाल ने हुआनपू चांगलोंग की पहचान बताई तो सभी अतिथि खड़े होकर तालियां बजाने लगे। अर्जुन सोच में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे हुआनपू कुलीन कुल में कुछ बड़ा होने वाला है। अर्जुन की दृष्टि में एक व्यक्ति प्रकट हुआ। हथेलियों पर मोटे मोटे दाग लिए एक सजे धजे युवक भीड़ के बाहर मुस्कुराता हुआ खड़ा था। उसकी नजरें पल भर के लिए हुआनपू चांगलोंग पर टिकी थीं। ये कठोरपन पूरे वर्ष तलवार को पकड़े रहने के कारण उत्पन्न हुआ था। अर्जुन ने चुपके से ध्यान दिया। मिस सूरान, आज का गायन असाधारण रूप से भावुक है। मांस से भरे चेहरे वाला एक आदमी पास आया और सूरान का अभिवादन किया। सूरान ने मुस्कुराते हुए उससे बातचीत की और अधिक से अधिक लोग उसके पास आने लगे। किसी ने अचानक अर्जुन से पूछा। उन्हें उस आदमी पर ध्यान देना था जो सूरान के पास खड़ा था। ओह, ये यंग मास्टर जियांग बेई हैं, जियांग वंश के प्रत्यक्ष वंशज। सूरान ने गर्व से सबको परिचय कराया और उसकी आवाज बहुत भारी थी। उसने दूर से ज़ुबुफान की ओर देखा तो ये यंग मास्टर जियांग है। सभी ने तुरंत अर्जुन को घेर लिया और सवाल पूछने लगे। सूरान अर्जुन को घेरे से बाहर निकालने में मदद करती रही। उनके द्वारा पूछे गए आधे से ज्यादा सवाल ऐसे थे जो अर्जुन को समझ नहीं आए। इसी दौरान एक महिला लड़खड़ाती हुई आई, मानो वह नशे में हो। वह गलती से सूरान के शरीर से टकरा गई और शराब सूरान के पूरे शरीर पर फैल गई। सब ने कहा,
सूरान ने भौहें चढ़ाई और महिला की ओर देखा। यूतियान, तुम क्या कर रही हो? महिला ने उसके माथे पर हाथ फेरा और मुस्कुराए, क्या ये सिस्टर सूरान नहीं है? माफ करना, उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और गलती से उससे टकरा गई। कोई बहन सूरान के लिए मेरी पोशाक का एक सेट ला कर दो। यूतियान ने मेरा शब्द को बहुत जोर से काटा। सूरान भी मुस्कुराए और बोली, बड़ी बहन बुलाओ। यूतियान चिंतित हैं, मेरे पास अपनी पोशाक है। यूतियान ने खिलखिला कर कहा, तुम्हें किस बात का डर है? तुमने तो दूसरे लोगों के मर्दों का भी मजा लिया, क्या तुम्हें अब भी सिर्फ कपड़ों के एक सेट की परवाह है? जैसे ही ये शब्द निकले, आसपास के लोगों की बोलती बंद हो गई और दृश्य एकदम शांत हो गया। यूतियान, तुमने क्या कहा? तुम्हें साफ साफ बताना चाहिए। सूरान गुस्से से भर गया और दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारे आदमी को किसने चुराया? बोलते हुए उसने ज़ुबुफान की ओर देखा, जो ज्यादा दूर नहीं था। ज़ुबुफान मुस्कुराया और आगे बढ़ा। उसने यूतियान को खींचकर सूरान से प्यार से कहा, चलो मैं तुम्हें कपड़े बदलने ले चलता हूँ। ज़ुबुफान, यूतियान भी गुस्से में था, आज मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हें सूरान पसंद है या मैं? यूतियान, बकवास बंद करो, वापस आकर मैं तुम्हें समझा दूंगा। ज़ुबुफान ने सिर हिलाया और यूतियान को एक सख्त नजर से देखा। फिर उसने सूरान से कहा, रान रान, चलो मैं तुम्हें कपड़े बदलने ले चलता हूँ। सभी लोग सूरान को चंचल निगाहों से देख रहे थे, जिससे सूरान मंच से उतर नहीं पा रही थी। सूरान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर वह ज़ुबुफान से रूखेपन से बात करती तो दोनों औरतें उससे ईर्ष्या करने लगती। इसके बजाय अगर वह मना नहीं करती तो उसे दूसरे मर्दों को लूटने की अपनी हरकत पर और भी यकीन हो जाता। ज़ुबुफान पहले ही सूरान को खींचने के लिए आगे बढ़ चुका था और सूरान वहाँ भावशून्य खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इस समय एक हाथ ने सूरान की बांह पकड़ ली। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बेशक आप इतने लापरवाह क्यों हैं? आपको दूसरों द्वारा तोड़े गए गंदे पानी से बचना सीखना होगा, अन्यथा आप व्यर्थ में दूसरों द्वारा गंदे हो जाएंगे और इसे काट नहीं पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि कौन गंदा है? यूतियान गुस्से में था और अर्जुन के कपड़े खींचने के लिए आगे बढ़ा। ज़ुबुफान जल्दी से यूतियान के सामने खड़ा हो गया। उसने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? युवा गुरु, जियान कबीले, जियान बेई। अर्जुन ने कहा। तब ज़ुबुफान ने कहा, आपके अधीनस्थ सूरान के कितने गुणों के लायक हैं? आप महिलाओं के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपका वजन कितने किलोग्राम है? आमतौर पर मेरे पास 10 माइंस और 5 फ्लाइंग शिपयार्ड होते हैं, मैं मुश्किल से गुजारा कर पाता हूँ। तुम्हारा क्या हाल है? अर्जुन हंसा, 10 खदाने, 5 शिपयार्ड। आपने ये क्यों नहीं कहा कि इस्पात महाद्वीप का आधा हिस्सा आपके परिवार का है? ज़ुबुफान दंग रह गया और अचानक हंस पड़ा। वह सचमुच शेख ही नहीं बघार रहा है। हुआंगपू चांगलोंग मुस्कुराता हुआ अर्जुन के पास आया और उसके पास खड़ा हो गया। उसने ज़ुबुफान से कहा, ये युवा मास्टर जियांग बेई मेरा अच्छा दोस्त है। वास्तव में वह विनम्र हो रहे हैं। वह उत्तरी क्षेत्र में अपनी संपत्ति के बारे में बात कर रहे हैं और अभी भी उनके पास पूर्वी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र की तुलना में 10 गुना अधिक संपत्ति है। ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए। किसी के भी मुंह से यह कहना मजाक था, लेकिन हुआंगपू चांगलोंग के मुंह से यह कहना बिल्कुल निश्चित था। ये ज़ुबुफान का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। अमीर होना कमाल की बात है। तुम कितने भी अमीर हो, ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे परिवार का है। अपने परिवार के बिना आप कुछ भी नहीं है। क्या मैं उसे मार सकता हूँ? अर्जुन मुस्कुराया और सूरान से पूछा। सूरान ने दांत पीसते हुए भारी स्वर में सिर हिलाया, हमला करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अर्जुन एक के बाद एक आगे बढ़े और ज़ुबुफान को एक जोरदार मुक्का मारकर उड़ा दिया। अध्याय 1010, क्या हिम्मत है? ज़ुबुफान ने अपना चेहरा रगड़ा और उठ खड़ा हुआ। गुस्से से बोला, तुमने मेरे इलाके में मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? कोई इस बदमाश को नीचे ले जाओ। किसी ने वाकई आगे बढ़ने की हिम्मत की। अर्जुन की भयानक पहचान के बारे में सुनने के बाद भी कुछ लोग थे जो उसे पकड़ने की हिम्मत कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ज़ुबुफान के पास वास्तव में एमेथिस्ट सिटी में कुछ कठोर शक्ति थी। क्या तुम्हें मदद चाहिए? हुआंगपू चांगलोंग ने शराब का प्याला पकड़ा और अर्जुन की ओर मुस्कुराया। जरूरत नहीं है। अर्जुन ने अपने कंधे उचकाए और कहा, मुझे बहुत पहले से ही अजीबोगरीब लोगों का ये समूह नजर नहीं आता। अब समय आ गया है कि मैं इन्हें छोड़ दूं। स्वर्गीय उत्पत्ति क्षेत्र के 17 या 18 बलवान पुरुष क्रूरतापूर्वक अर्जुन की ओर झपटे। अजीब बात यह थी कि नगर स्वामी दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसका इसे रोकने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह इसमें बहुत दिलचस्पी ले रहा था। दुर्भाग्य से इससे पहले कि अर्जुन कोई कदम उठा पाता, सूरान के 12 गार्ड भी आगे बढ़ गए और लोगों के 2 समूह तुरंत एक गेंद बन गए। चलो चलें। सूरान ने अपने दिल से नफरत को दूर कर दिया और खुशी से अर्जुन को पकड़ लिया क्योंकि वह जाने के लिए तैयार थी। युवा मास्टर जियांग, जब हमारे पास समय होगा तो हम फिर बात करेंगे। हुआंगपू चांगलोंग ने अर्जुन की ओर अपना
गिलास उठाया। अर्जुन ने मुड़कर सिर हिलाया, लेकिन उसकी निगाह अचानक पड़ी कि रहस्यमय आदमी पहले ही हुआंगपो चांगलों की ओर चल पड़ा था। वहाँ अफरा तफरी मची हुई थी और किसी ने भी उस आदमी की हरकतों पर ध्यान नहीं दिया। आगे बढ़ो, मैं चांगलों का अभिवादन करने जाऊंगा। अर्जुन ने सू रान के कंधे पर थपथपाया और हुआंगपो चांगलों की ओर चल पड़ा। हुआंगपो चांगलों के चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी हो गई जब उसने अर्जुन को वापस आते देखा। उसे अंदाजा नहीं था कि खतरा नजदीक आ रहा है। रहस्यमय आदमी के कदम तेज तो थे, लेकिन स्थिर भी। वह इत्मीनान से चल रहा था, लेकिन 3-5 कदम में ही हुआंगपो चांगलों के पास पहुंच गया। वह अपनी देह को झटकते हुए हुआंगपो चांगलों के पास से गुजरा। उसी समय उसने अपनी आस्तीन में छिपा अपना दाहिना हाथ घुमाया और अपनी उंगलियों के बीच एक ठंडी चमकती हुई धार से हुआंगपो चांगलों की पीठ पर वार किया। अर्जुन ने अपना बायां हाथ हुआंगपो चांगलों के कंधे पर रखा। दायां हाथ उसके चारों ओर घूम गया और उस रहस्यमय आदमी की कलाई पकड़ ली। उसने हुआंगपो चांगलों की ओर मुस्कुराते हुए कहा, अपने दोस्त से बात करो। मेरे दोस्त। हुआंगपो चांगलों दंग रह गया जब उसने अर्जुन को एक अजनबी को दरवाजे से बाहर खींचते देखा। उसी क्षण उस अपरिचित आदमी का दाहिना हाथ उसकी आस्तीन में चला गया और एक ठंडी रोशनी चमक उठी। ये दृश्य देखकर हुआंगपो चांगलों को रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। दोस्त का नाम? अर्जुन ने उस आदमी को गले लगाते हुए कहा। उसी समय उसका दाहिना हाथ उस आदमी के पेट की ओर जोर से टकराया। उस आदमी के चेहरे पर भी मुस्कान थी। उसने अपने बाएं हाथ से अर्जुन की मुट्ठी पकड़ी और कहा, कोई भी जिक्र करने लायक नहीं है। उस आदमी ने अर्जुन की कलाई को सहारा दिया, उसे धक्का दिया, अपनी तर्जनी उंगली घुमाई और अर्जुन की छाती की ओर इशारा किया। एक भयंकर उंगली बल फट गया और यह दीपक हुई था। अर्जुन के दाहिने हाथ ने अपनी उंगलियां बदली और उन पर सीधा निशाना साधा। उनकी उंगलियां तुरंत टकराई और फटने ही वाली थीं। एक क्षण में आदमी का बायां हाथ उसके पीछे गया और एस्ट्रल क्यूई की 2 गेंदों के चारों ओर लिपट गया, जिससे विस्फोट को बलपूर्वक दबा दिया गया। उन दोनों ने गुप्त रूप से मारपीट की, लेकिन बाहरी लोगों की नजर में वे 2 पुराने दोस्तों की तरह लग रहे थे जो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खुशी खुशी बातें कर सकते थे। आदमी का बायां पैर अर्जुन के पैरों के बीच फंसा हुआ था। उसका दाहिना हाथ अर्जुन की कमर को सहारा दे रहा था और दीपक क्यूई की एक लहर अर्जुन की रीढ़ की हड्डी की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़कर अपना दाहिना हाथ घुमाया। उसकी कोहनी ने उस आदमी का दाहिना हाथ खोल दिया और उसका बायां हाथ एक चाकू में बदल गया जो सीधे उस आदमी की बाईं पसली में जा लगा। उस आदमी ने दर्द से खर्राटे लिए और अर्जुन के आधे शरीर को जकड़ लिया। उसके दाहिने हाथ में मौजूद दीपक क्यू एक तेज ब्लेड में बदल गया और अर्जुन के पेट की ओर बढ़ गया। अर्जुन ने पीछे हटकर उस आदमी के दाहिने पैर पर पैर रखा। उस आदमी के लड़खड़ाते शरीर के सहारे मौके की एक उंगली उसके दिल में घुस गई। अर्जुन ने मरे हुए आदमी को घसीटकर दरवाजे तक लाया और उसकी लाश को रेलिंग से टिका दिया। उसने उसके कंधे पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, आइंदा इतना मत पीना, थोड़ी देर आराम करो और घर जाओ। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपने हाथ पीछे कर लिए और सू रान की गाड़ी की ओर चल पड़ा। कुछ ही कदमों में अर्जुन ने उत्तरी कबीले द्वारा मुख्य हॉल से दरवाजे तक अदृश्य तरीके से भेजे गए आपातकालीन दल के विशेषज्ञों को पहले ही मार डाला था। ये दृश्य देखकर हुआंगपो चांगलों को अतुलनीय आघात लगा। वह अवाक रह गया। साथ ही वह मन ही मन खुश भी हुआ कि आज संयोगवश उसकी मुलाकात जियांग बेई से हो गई, वरना उसकी मौत किसी अनजानी सी होती। अर्जुन ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन वह बिल्कुल भी हंस नहीं सका। वह जानता था कि उसने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। कार में बैठ जाओ। सू रान ने अर्जुन का खुशी से अभिवादन किया जैसे कि उसने कोई लड़ाई जीत ली हो और फिर ज्यूचेन पर सवार होकर चला गया। क्रिस्टल पैलेस। जमीन पर सो जाओ। जैसे ही सू रान ने अपने कपड़े उतारे उसने कहा, घूम जाओ। अर्जुन असहाय था और वह केवल अपनी मंजिल पर ही खरीदारी करने के लिए मुड़ सकता था। उसके बाद सू रान ने बत्ती बुझा दी और बिना कुछ बोले बिस्तर पर लेट गई। अर्जुन बिस्तर के पास जमीन पर लेटा हुआ था, करवटें बदल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। आज रात शुरुआत थी। उसने पहली बार हुआंगपो चांगलों की मदद की थी, इसलिए उसे दूसरी बार भी उसकी मदद करनी पड़ सकती है। आपातकालीन टीम वहां से निकल चुकी थी और हुआंगपो चांगलों के खतरे में होने की संभावना थी। हालांकि उसके शरीर पर बहुत सारी चीजें थीं और उसका कोई अवतार नहीं था। भूल जाओ, उसे जाने दो। हुआंगपो कुलीन कुल की समस्याएं अपने आप हल हो जानी चाहिए। अगर वह उनसे सामना करेगा तो वह उनकी मदद करेगा। अगर वह उन्हें देख नहीं पाएगा तो वह ऐसे दिखावा करेगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। हुआंगपो चांगलों को नहीं पता था कि वह कहां से आया है और हुआंगपो रुयान के साथ उसका क्या रिश्ता है। अगर वे गलत लोगों की मदद करते तो वाकई बहुत बड़ी मुसीबत होती। क्या तुम सो रहे हो? सू रान ने अचानक कहा। मैं सो रहा हूँ। अर्जुन ने छत की ओर देखते हुए कहा। क्या आप हुआंगपो चांगलों को जानते हैं? सू रान ने अचानक अपना मनोबल वापस पा लिया और बिस्तर के किनारे पर लेट गई। उसकी 2 बड़ी आंखें अंधेरे में चमक रही थी जब वह अर्जुन को देख रही थी। मैं उससे एक बार पहले भी मिल चुका हूँ।
मेरी उससे कोई दोस्ती नहीं है। अर्जुन ने कहा, आपकी पृष्ठभूमि क्या है? सूरान ने पूछा। कोई भी उल्लेख करने लायक नहीं है। अर्जुन ने कहा, आप किस क्षेत्र में हैं? सूरान ने फिर पूछा, छठे स्वर्ग का स्कायर। अर्जुन ने कहा, अगर तुम कहना नहीं चाहती तो भूल जाओ, तुम कंजूस हो। सूरान ने होंठ सिकोड़े और कहा, 19 साल की हेवन स्क्राया 6th लेयर। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम फॉर्चून 6th लेयर में थी? मैं सौभाग्य के छठे स्तर पर हूँ। अर्जुन ने कहा। सूरान ने एक तकिया फेंका और गुस्से से कहा, मैं दिव्य मार्शल आर्ट के 7वें स्तर पर हूँ, बस तुम्हें मार डालूंगा। अर्जुन ने उसकी बांह पर तकिया लगाया और कहा, वज़ूबुफान आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा, जरा उसे ढूंढो। क्या तुम उससे डरती हो? सूरान ने गुस्से से कहा, बड़ी मुश्किल से किसी से प्यार हुआ था, पर आखिरकार एक शादीशुदा आदमी से हो ही गया। वह शादीशुदा है? अर्जुन ने पूछा। सूरान ने अपना सिर हिलाया, नहीं, लेकिन मेरी सगाई हो चुकी है और युतियान की भी। मैं लगभग उसके प्यार में पड़ गई थी। मैं लगभग इस बिंदु पर सूरान आगे नहीं बोल सका। अर्जुन पलट गया और सो गया। गलियारे में एक सुंदर मध्यम आयु का आदमी खड़ा था। वह आदमी जाना पहचाना लग रहा था। इमारत से कूदने से पहले उसने शराब खाने में अर्जुन से बातें की थी। तुम्हें क्या लगता है कि वह अच्छा है या बुरा? सुंदर आदमी ने पूछा। इसके तुरंत बाद उसने एक महिला की आवाज निकाली, मुझे नहीं पता, शायद वह जानबूझकर सूरान के करीब आने की कोशिश कर रहा था। क्या वजह है? सूरान की खूबसूरती का लालच। उसने तीसरी कर्कश पुरुष आवाज निकाली, शायद इस पर ज्यादा ध्यान देना अच्छा होगा ताकि बुरे इरादे रखने वाले लोगों द्वारा फायदा उठाने से बचा जा सके। महिला की आवाज ने कहा। सुंदर आदमी मुस्कुराया और एक महिला की आवाज में कहा, उसे रखना कोई बुरी बात नहीं है, जब वह दिन आएगा तो शायद वह सूरान की रक्षा कर सकेगा। हाँ, सुंदर आदमी ने फिर सिर हिलाया, तब तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हमारे पास कोई अवतार नहीं है, उसके यहाँ होने से क्या कोई दिक्कत है? ये कहकर उस सुंदर आदमी ने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा बूढ़ा था, मानो कोई 100 साल से ज्यादा बूढ़ा हो, लेकिन अगले ही पल उसकी अभिव्यक्ति फिर बदल गई और वह एक मध्यम आयु वर्ग की सुंदर महिला बन गई। उसने अपना सिर हिलाया और एक कदम आगे बढ़ा और बिना किसी निशान के गायब हो गया। जिस क्षण वह गायब हुआ, गलियारे में खड़े पहरेदार अचानक ऐसे हिलने लगे मानो वे फिर से जीवित हो गए हों। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि अभी अभी यहाँ कोई रुका था।